अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया आशा और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम के एपिसोड नंबर 24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीशा एपिसोड नंबर 24। मैंने तुम्हें कहा था सरदार की रिपोर्ट चोरी करके लाओ, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी। वो गुस्से से फोन पर दहाड़ा था। सरदार, वो फाइल किसी काम की नहीं थी। मैंने इस फाइल को पूरी तरह से जांचा है, इसमें सिर्फ सरदार की बीमारी के बारे में लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा। अनवर ने जवाब दिया, बकवास बंद करो, तुम्हें जो मैंने कहा वो करो। मुझे वो फाइल चाहिए, जाओ और लेकर आओ। मैं जानना चाहता हूँ कि सरदार की बीमारी की हद क्या है, कब तक बीमार रहेगा वो, और वो किस हद तक ठीक हो चुका है। ठीक है जनाब, आप फिक्र न करें, मैं आज ही वो फाइल ले आऊंगा। वो फोन पर मसरूफ था। जब इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा है, इसने पलट कर देखा तो मीरू था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनवर, सरदार बुला रहा है, खाना खा लो आकर। मीरू ने इसकी घबराहट का नोटिस लिए बगैर कहा था, या फिर वो इसकी घबराहट नोट कर चुका था लेकिन इसे बताना नहीं चाहता था। मेरे सामने बाला को सरदार मत कहा करो, वो इस कबीले का सरदार नहीं है। सरदार दिलदार ही है और वही रहेगा। अगर तुम लोग बाला को सरदार मानने लगे हो तो इसकी हुकूमत को खुद तक रखो, मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं है। और मेरा अभी खाने का कोई मूड नहीं है, जब दिल करेगा तब खा लूंगा। वो गुस्से से बोला, यहाँ दिल नहीं चलता अनवर, सरदार का कहना है कि वक्त पर खाना खाओ। सरदार जब तक ठीक नहीं हो जाता कोई इसके असूल नहीं तोड़ सकता। अगर तुमने खाना नहीं खाना तो जाओ अपने हिस्से का खाना लेकर अपने कमरे में रख दो। और सरदार ने ये भी कहा था कि अपने हिस्से का राशन लेकर ऊपर पहाड़ पर पहुंचा दो। तुम्हारे घर वालों को जरूरत होगी, मेरे घर वालों को किसी चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, इसका फैसला मैं कर लूंगा मीरू। और सरदार को कहो कि मुझ पर ज्यादा सरदारी चलाने की जरूरत नहीं। मैं सरदार का बहुत खास इंसान था और सरदार ने मुझे कभी भी राशन लेने पर रोक टोक नहीं लगाई। अनवर ने कहा, वो रोक टोक नहीं लगा रहा है, अनवर सिर्फ ये कह रहा है कि अपने हिस्से की चीजें उठाकर अपनी जगह महफूज कर लो। बाद में अगर तुम्हारे हिस्से की चीजें किसी और ने ले ली तो भी सबसे ज्यादा शोर तुम ही मचाते हो। और फिर इस पूरे महीने में तुमने कोई काम भी नहीं किया, जिसकी बिना पर मीरू अभी बात पूरी ही कर रहा था कि अनवर ने इसे गुस्से से काट दिया। ओहो, तो अब तुम मुझे ताने मारोगे कि मैंने कोई काम नहीं किया? वो गुस्से से बोला, जबकि मीरू बस इसे देखकर रह गया था। आजकल अनवर का दिमाग जरूरत से ज्यादा ही काम कर रहा था। वो हर चीज को अपने अंदाज में ले रहा था। मैं कुछ नहीं कह रहा अनवर, बस ये कह रहा हूँ कि सारे डाकू अपनी अपनी जरूरत का सामान लेकर जा चुके हैं। तुम्हारी जरूरत का सामान 4 दिन से वहीं रसोई में पड़ा है। 4-5 दिन से तुम ऊपर पहाड़ पर नहीं गए और तुम्हारा खानदान, तुम्हारे बच्चा कैसा है तुम्हें एहसास भी नहीं। इस बात का 24 घंटे तुम मोबाइल फोन में उलझे रहते हो, कोई काम भी नहीं कर रहे, यहाँ तक कि सरदार की सदकेती पर भी नहीं जा रहे हो। हाँ, तुम्हारा ध्यान है कहाँ? मीरू का अंदाज दोस्ताना था लेकिन झलझलाया हुआ। अब मैं तुम्हें हिसाब किताब दूंगा 2 टके के मुलाजिम को जिसने कबीले में सिर्फ खाना बनाने के लिए रखा गया है। अपनी औकात में रहो मीरू, जितनी औकात है इतने ही पर फैलाओ, वरना ये ना हो सरदार के उठने से पहले तुम दुनिया से उठ जाओ। वो गुस्से से कहता वहां से वॉकआउट कर चुका था, जबकि मीरू नफी में सर हिलाकर रह गया था। जब से सरदार पर हमला हुआ था ये सारे ही डाकू इसे बहुत कमतर समझने लगे थे। बात बात पर वो इसे जलील करने लगते। हाँ, ये बात हकीकत है कि वो यहाँ डकैतियां नहीं करता था और ना ही इसे कभी किसी डकैती पर लेकर जाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरदार के होने से इसे बहुत अहमियत थी। कल वो जानबूझकर बाला के साथ डकैती पर गया था ताकि वो इन्हें बता सके कि वो यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। लेकिन फिर सरदार की नाकामी ने जहाँ सारे डाकू को आपस में चहलमुखी करने पर मजबूर कर दिया था, वहीं मीरू का भी मजाक उड़ाया जा रहा था। तुमने बुलाया बाला? अनवर मीरू के बुलाने पर तो नहीं आया था लेकिन जुमरू के बुलाने पर आ गया था। कल तुम्हें सरदार के कमरे में किसने हिफाजत के लिए छोड़ा था? क्या मैंने तुम्हें जाने से पहले कहा था कि तुम सरदार के साथ रुको या फिर इसकी हिफाजत करो? बाला ने अचानक सवाल किया तो वो घबरा गया था। नहीं, तुमने नहीं कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे लग रहा था कि वहां अंदर सरदार के कमरे में ही रहना चाहिए, इसलिए मैं चला गया था। जब सरदारनी वहां आ गई, तुमने सरदारी से क्या कहा? वो उठकर खड़ा होता इसे सवाल करने लगा। कुछ नहीं चटाक, वो अभी तक कुछ कहने ही लगा था कि बाला ने पूरी शिद्दत से अपना हाथ उठाते हुए इसके मुंह पर दे मारा। इसकी हरकत जहां सारे डाकू को बौखलाने पर मजबूर कर गई थी, वहीं वो गुस्से से भिड़ते हुए इसे घूरने लगा। कुछ नहीं कहा तो सरदार की तबीयत इतनी खराब कैसे हुई? कुछ तो बकवास की ही होगी तुमने जो सरदार को इतना गुस्साया। सरदारनी के बारे में बकवास करोगे तुम, और तुम्हें क्या लगता है कि बाला चुप बैठा रहेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरदारनी के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करने की? वो गुस्से से इसका गर्दन पकड़ता इसे अपनी तरफ खींच चुका था। जब अनवर ने अपने हाथ का मुका बनाते हुए इसकी तरफ लाने की कोशिश भी मत करना अनवर, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो दूसरी सांस नहीं ले पाओगे। हाथ ढीला छोड़ो। इसने इसके मुक्के को बिल्कुल भी अहमियत न देते हुए गुस्से से इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो वो भी सच में खौफजदा होता अपने हाथ की मुट्ठी खोल गया था जब बाला ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर दे मारा था। आज के बाद सरदारनी के सामने आवाज उठाने की हिम्मत मत करना अनवर। फिलहाल मेरे मुंह का निक्शा बिगड़ा है, अगली दफा सिर्फ मुंह का निक्शा बिगड़ा है, अगली दफा जुबान काट दूंगा, लिहाज नहीं करूंगा मैं तुम्हारा। इसके सामने अगर मैं सरदारनी के खिलाफ एक लफ्ज बोल दूं तो गुस्से से मुठियां बेच लेता है। वो माथे पर सिलवटें आ जाती हैं, चेहरे की गुस्से से शिद्दत से सुर्ख हो जाता है, बदन सर्द पड़ने लगता है। और तुम कहते हो कि तुमने कुछ भी नहीं कहा। इसकी हालत इतनी खराब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। आज के बाद सरदार के कमरे की तरफ नजर भी मत आना, वरना यहाँ कमी नहीं है ऐसे डाकू की जो अपने हाथ पैर कटवा कर सिर्फ और सिर्फ एक कमरे के अंदर कैद हैं। इसका इशारा बहुत
विश्वास दिया था, जबकि सारे डाकू को देखता अपनी कमीज छाड़ते हुए वहां से चला गया था। वीरू सरदार के कमरे में रहो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, इसके कमरे से बाहर मत निकलना, सरदारनी आएगी तो तुम दरवाजे पर रुक जाना, लेकिन इसके कमरे के आसपास अगर कोई डाकू भटका तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। वो अपनी रिवाल्वर इसकी तरफ फेंकते हुए बोला, जो वीरू ने अगले ही लम्हे उचक ली थी। तुम फिक्र मत करो बाला, बेशक मैंने कभी बंदूक नहीं चलाई, लेकिन अगर सरदार के कमरे के आसपास कोई नजर आया तो इस रिवॉल्वर के अंदर जितना भी लोहा है सारे सामने वाले के सीने में ठोस दूंगा। वो यकीन दिलाते हुए बोला, जबकि वो जुमरू को इशारा करके वहां से निकल चुका था। क्या मतलब भैया, मैं कुछ समझी नहीं। आप डकैत कबीले पर हमला नहीं कर सकते, आपकी पूरी पुलिस नफरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि डकैत कबीले के अंदर वो लोग महफूज है, यानी कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपकी तो आप कोई प्लानिंग करें और इन लोगों को बाहर बुला लीजिए। आप वहां नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो बाहर आते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं ना। बाला नाइट ड्यूटी पर जाने वाली थी, लेकिन ड्यूटी पर जाने से पहले वो रेयान के पास आई थी, जो बस अभी वापस आया था। इसका इरादा रेयान के साथ ही अस्पताल जाने का था। जब रेयान फोन पर किसी डकैत कबीले के बारे में बात कर रहा था, इसकी टेलीफोनिक गुफ्तगू खत्म हुई तो वो फौरन इसके सामने बैठे यही मौजूद छेड़ चुकी थी। नहीं बेला बच्चे, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हम कैसे इन डाकू को बाहर बुलाएं? सबसे अहम बात यह कि हम नहीं जानते कि डाकू सरदार जिंदा भी है या मर चुका है, और फिर इस वक्त कबीले का सरदार बाला है। अगर बाला हमारे हाथ लग जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वक्त वो लोग वहशी हो चुके हैं, वो अपनी मनमानियों पर उतर आए हैं, कत्ल वगारत आम कर रहे हैं। कत्ल वगारत आम कर दिया है इन लोगों ने। जब से सरदार पर हमला हुआ है इसके बाद तकरीबन 9 लोग मारे जा चुके हैं, वो भी डकैतियों के दरमियान सॉरी हर रोज रात को डकैतियां हो रही हैं, और कैसे कहाँ हो रही हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अफसोस की बात है कि नौ लोग इस वक्त जो कत्ल हुए हैं बेगुनाह थे, किसी तरह के जुर्म में मुलूस नहीं थे। बेचारे बेमौत मारे गए हैं। रेयान सच में बहुत परेशान था, जबकि बाला अब कबीले का सरदार था। ये जानकर बेला को थोड़ी हैरानगी हुई थी। वो इतने दिनों से ना तो इसे देखने आया था, ना ही इसे मिलने के लिए आया था, ना ही इसे फोन किया था। मतलब साफ था कि वो अपनी डकैती सरगर्मी में मसरूफ हो चुका है, तभी इसकी जान छुटी हुई थी। और वैसे भी इस दिन के बाद तो वो इसे नजर नहीं आया था जिस दिन से इसके सरदार ने इसे मारने की कोशिश की थी। खैर जो भी था वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। ये मामला काफी परेशान किन थे, लेकिन फिलहाल इसे जाना था। लेकिन वो अगर अपने भाई की कोई मदद कर पाती तो जरूर करती। इसके भाई की जिंदगी का मकसद अब सरदार बाला को गिरफ्तार करना था, और कबीले में जाकर से गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं था, यानी कि इसके भाई को कोई बीच की राह निकालनी थी। पुलिस की दावपेच को वो नहीं समझती थी। लेकिन ये जानकर इन लोगों के हाथों 9 बेकसूर लोग मारे गए हैं, इसे अफसोस हो रहा था। इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी, इसीलिए इसे बाला से नफरत करने की एक और वजह मिल गई थी। ठीक से दाम लगाओ सेठ, बिल्कुल असली जेवर है, और वो भी तकरीबन कोई 30 से 40 साल पुराना है। अच्छा खासा भारी माल है, कम से कम 1.5-2 करोड़ तो बनते हैं। बाला ने कहा, हाँ बनता तो है, लेकिन है तो चोरी का माल ना। चोरी के माल की इतनी कीमत नहीं होती बाला, डाकू अगर बेचना है तो बताओ, ज्यादा से ज्यादा 70 लाख। वो इसे देखते हुए बोला, जबकि बाला सिर्फ इसे घूरे जा रहा था, बस नहीं चल रहा था कि इसका मुंह तोड़ दे। वो उसकी माँ की जेवर की इतनी कम कीमत लगा रहा था। देखो बाला डाकू, तुम जो भी कह रहे हो ये जेवर तुमने 1-1.5 महीने में वापस लेना है, मतलब तुम गिरवी रख रहे हो, इस जेवर को बेच नहीं रहे। तो ऐसे में तुम ये बताओ ना, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं होगा, मैं इसे ब्याह के बेच नहीं पाऊंगा, तो फिर कीमत मैं अपनी मर्जी से ही दूंगा ना। ये मेरी माँ का जेवर है सेठ, और वो भी खानदानी जेवर, मेरे बाप दादा के जमाने का जेवर है ये। मैं इसे बेचना हरगिज नहीं चाहता, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूं, और मेरी मजबूरी 70 लाख से खत्म नहीं होने वाली। मुझे ज्यादा रकम चाहिए, बच्चियों का इलाज बेहद जरूरी है। देखो बाला, मेरा कोई तलक नहीं है तुम्हारी बच्चियों के साथ, मेरा अपना धंधा मुश्किल में है। ये सब कुछ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये बताओ 70 लाख दे दूं क्या इस वादे के साथ कि तुम ये जेवर आगे नहीं बेचोगे? वो बेयकीनी की कैफियत में था। सेठ ने आंखें घुमाई, ठीक है यार, नहीं देता मैं आगे दो 70 लाख को एहसान करते हुए बोला। तो बाला ने बड़ी मुश्किल से हाँ में सर हिलाया था। ये तो काफी बड़ी रकम है बाला साहब, बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर भी हमें मजीद पैसों की जरूरत होगी। डॉक्टर तल्ला ने कहा था। जी आप फिक्र ना करें डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बाकी की रकम का इंतजाम भी जल्द से जल्द करूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास यही है जो कि मैं लेकर आया हूँ। बाकी इंशाल्लाह मैं 4-5 दिनों में करके आपको दे दूंगा। आप बच्चियों का इलाज तो शुरू करें, खासकर इस छोटी बच्ची का जो 6 माह की है। जी बच्चियों का इलाज ऐसे शुरू हो जाएगा, खासकर इस बच्ची का खास ध्यान रखा जाएगा। अगर आप चाहे तो बच्चियों को देख सकते हैं। वो इसे देखते हुए बोला था, इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। इसे कुछ हद तक सुकून भी मिला था। वो सरदार के बारे जिम्मेदारी को कुछ हद तक निभाने में कामयाब हो चुका था, लेकिन वो जेवर इसकी माँ का था, इसकी बाप दादा की हक हलाल की कमाई था। वो जेवर को यूं ही नहीं दे सकता था। इसका बाप भी डाकू था, दिन रात डकैतियां करता था, लेकिन इसने कभी भी माँ के जेवर को बेचा नहीं था, और वो जिंदगी के पहले इम्तिहान में ही अपनी माँ के जेवर को बेच आया था। लेकिन ये भी हकीकत है कि वो जेवर इसके किसी काम का नहीं था। अगर वो किसी की जान नहीं बचा सकता था, वो किसी के गले का हार बनाकर वो क्या ही करता। हाँ इसकी ख्वाहिश थी कि ये सारा जेवर वो बेला को पहनाएगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि बेला के गले में वो इस कदर ना हसीन लगता जितनी हसीन वो किसी की जान बचाकर लगता। और अगर ये रकम जमा करने में कामयाब हो गया था तो वो जेवर छुड़वा भी तो सकता है, क्योंकि इसने जेवर को गिरवी रखा था, बेचा नहीं था। बेला अपना काम खत्म करके बाहर निकली तो सामने ही अपने चेहरे को पर्दे से ढके बाला निकलता नजर आया था। वो इसे काफी दिनों के बाद नजर आया था, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद। वो इसे देख रही थी। इसे अपनी गर्दन में शदीद किस्म का दर्द महसूस हुआ था। सरदार की वो गिरफ्त इसे अपनी गर्दन पर अभी भी महसूस हो रही थी। इसके सामने देखकर बाला ने इसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहे तो वो अगले ही लम्हे सामने वाले कमरे में घुस गई थी। अंदाज इसे नजरअंदाज करने वाला था। दफा करो, हमने नहीं बुलाना था इसे, बाहर में जाए, हमारी तरफ से नखरे देखे हैं इसके पीछे से जुमरू की नखरे देखे हैं इसके पीछे से। जुमरू ने गुस्से से बोला था, हसीनों पे नखरे जचते हैं जुमरा, बहुसन इतना है तो थोड़ी नजाकत तो होगी ना। तो चल मुलाकात करके आता हूँ तेरी भाभी से। वो इसे बाहर जाने का कहता शरारत से बोला, जबकि जुमरू से घूर कर रह गया था। ये कभी सीधा नहीं हो सकता।
तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे छुप सकती है। वो अंदर दाखिल होते हुए अपने चेहरे से कपड़ा निकालता इसे कहने लगा, जबकि वो सामने दराज से अपनी कोई चीज निकाल रही थी। हैरत से पीछे आते देखकर परेशान हुई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लॉकर रूम है, अब यहाँ इस तरह से नहीं आ सकती, जाइए यहाँ से, मेरा आपसे कोई तलक नहीं है और बेहतर होगा कि मेरा पीछा करना बंद कर दीजिए। वो गुस्से से कहती दोबारा मुड़ गई थी, जबकि वो इसके पास आता बेहद करीब आ चुका था। तो तलक तो है मेरा, बहुत गहरा तलक है तुमसे। तुम्हें पता है मेरे कबीले में 11 डॉक्टर हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इन 11 को ले जाने से बेहतर है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाता, कम से कम मेरा भी कुछ फायदा हो जाता। अच्छा खासा नुकसान करवा रहा हूँ मैं, किसी काम की डॉक्टर नहीं हूँ, किसी काम के डॉक्टर नहीं है, कोई काम ठीक से नहीं कर रहे हो, नखरे। उफ, तो बात तुम्हें पता है, नखरे सिर्फ मैं इनकी इसके उठाता हूँ जो इंसान मुझे पसंद होता है। मतलब तुम्हारे नखरे उठा सकता हूँ मैं, अगर तुम डॉक्टर होने के नाते थोड़े बहुत दिखाना चाहो तो। क्या ख्याल है, चलोगी कबीले में? वैसे भी वो कबीला तुम्हारे रहमो करम पर है मुस्तकबिल में। मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था कि आने वाला वक्त में तुम इस कबीले की वाहिद डॉक्टर हो। वो काफी दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोल रहा था, मेरा ना आपसे कोई तल्लक है और ना ही आपके कबीले से, और प्लीज मेरे साथ ना तो खुले रहने की जरूरत है और ना ही बात करने की। पिछले अस्पताल की तरह यहाँ पर किसी तरह की कोई बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। बेला ने गुस्से से कहा था, मैं इलाज करवाने आया हूँ। वो इसकी बात काटते हुए बोला, जैसे इसकी बातें सुनने में ज्यादा दिलचस्पी ना रखता हो। आपको कहीं कोई चोट नहीं लगी तो इलाज क्या आपके दिमाग का करना है? अगर करवाना है तो पागल खाने चाहिए, यहाँ पर तो ना पागलों का इलाज होता है और ना ही पागलों की डॉक्टर हूँ मैं। वो गुस्से से कहती पलटने ही लगी थी जब अचानक इसके पीछे से कान टूटने की आवाज आई। वो फौरन पलटी। चोट का कह रही थी ना तुम, 2 चोट लग गई। हाय, बड़ा दर्द हो रहा है, कितना ज्यादा खून बह रहा है। वो अपना हाथ सामने करता तब बहते खून को दिखा रहा था, जबकि बेला से घूर कर रही, फिर आंखें घुमाते हुए सामने वाले रूम से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने जाने लगी। ये ले, पेन किलर खा ले। वो पानी का ग्लास से पकड़ाते हुए कह रही थी, जबकि हाथ पर वो पट्टी बांध चुकी थी। पेन किलर वाली बात पर बाला ने इसे हैरत से देखा था। ये तो कोई कैप्सूल है, मैंने आज तक इससे पहले इस तरह का पेन किलर नहीं देखा। इसने हैरानगी से बेला का चेहरा देखते हुए सवाल किया था, जिसमें बेला ने इसे घूरा था, जबकि इसकी घूरने पर वो फौरन ही पानी का गिलास पकड़ते कैप्सूल अपने मुंह में ले गया था। हालांकि इसे अपने हाथ पर ज्यादा दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अब थोड़ी देर पर यहीं पर रहे, इस पेन किलर से थोड़े चक्कर आएंगे, पानी का गिलास पूरा खत्म करें। ये मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप इस हम को लेकर रोज मुंह उठाकर यहाँ ना आए। वो कहते हुए बाहर निकल गई थी, जबकि बाला ने कंधे झुकाते हुए गिलास खत्म करके उठने की कोशिश की। जब अगले ही में इसका दिमाग पूरी तरह से चकराया था। वो आगे जमीन पर बैठा था, जबकि दरवाजे के करीब खड़ी बेला इसे लड़खड़ाते हुए देख रही थी। गहरा सुकून का सांस लेते हुए इसने ध्यान के नंबर पर कॉल की थी। भैया, आपने कहा था ना कि रिकेट कबीले के डाकू अपने कबीले से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप सिर्फ इन लोगों को कबीले के हदूद से बाहर ही गिरफ्तार कर सकते हैं, तभी इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। डाकू बाला यहाँ आया है, मैंने इसे बेहोशी का कैप्सूल खिलाकर नींद बेहोश कर दिया है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। इसे बड़ी होशियारी से रियान को फोन किया था, जबकि रियान तो खुद हैरान रह गया था इसकी बात सुनकर। जबकि इसकी पूरी बात का मतलब समझकर वो तेजी से अस्पताल के लिए निकला था, क्योंकि वो बाला डाकू को किसी और की नजर में नहीं लाना चाहता था। इसका मकसद किसी डाकू को नुकसान पहुंचाना हरगिज नहीं था। वो सिर्फ जानना चाहता था कि आखिर रिकेट कबीले का नाम लेकर कौन इनके खिलाफ साजिशें कर रहा है। लेकिन बेला हमेशा की तरह कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर चुकी थी। इसने एहतियातन बेला को कह दिया था कि कोई एहतियातन बाला को कह दिया इसने एहतियातन बेला को कह दिया था कि ये बात वो किसी और को पता ना चलने दे। बेला वापस कमरे में दाखिल हुई तो बाला अब तक बैठा हुआ था। इसका दिमाग पूरी तरह से घूम रहा था, यानी कि बेहोशगी की गोली ने ज्यादा असर नहीं दिखाया था। दर्द में थोड़ा आराम मिला। एक और प्लेन के लिए दे दूं? वो कुछ घबराते हुए अंदर दाखिल हुई तो बेला ने सिर्फ नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा था। क्या वो आप ठीक है? बस के पास आई। जब उठकर खड़ा हुआ फिर अचानक वो पूरे वजूद समेत जमीन पर गिरा था। बेला घबराकर पीछे हटी। इसने मुझे पूरे कबीले के सामने इतना बदनाम किया, थप्पड़ मारा मुझे मेरे मुंह पर। वो बाला अपने आप को क्या समझता है? वो भी तो आपका गुलाम था, आपके हुक्म पर चलने वाला, आपके इशारे पर नाचने वाला। मुझे ऐसे थप्पड़ कैसे मार सकता है? वो भी सिर्फ सरदार के कमरे में जाने की वजह से, इसकी बीवी को कुछ सुनाने की वजह से। अनवर एक तरफ सरदार दिलदार से नफरत का इजहार कर रहा था, तो दूसरी तरफ इसका बीवी का जिक्र कर रहा था, जिसे सुनने में सामने वाले को दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, लेकिन एक बात से दिलचस्पी अचानक पैदा हो गई थी। कौन सी बीवी की बात कर रहे हो तुम? ये सरदार शादी कर चुका है, किस लड़की का आशिक हुआ पड़ा है? इस रात भी इसके साथ कोई लड़की थी। जब हमने इस पर हमला किया था, इस लड़की को बचाने के लिए ही पागल हुआ, कभी इधर तो कभी उधर जा रहा था। लेकिन वो लड़की इसकी बीवी है, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। ये सब कुछ कब हुआ, तफसील से बताओ। रका डाकू से देखते हुए सवाल करने लगा। अरे सरदार, वो आशिक था इस लड़की का, बड़ा पुराना याराना था। 2-3 साल पहले बस में देखा था इसने इसे, देखते ही आशिक हो गया, फिर इससे शादी करने का फैसला कर लिया। इस लड़की की शादी तो इसके चाचे ताए पता नहीं कहाँ कहाँ करवाना चाहते थे, लेकिन सरदार ने भी हार नहीं मानी और इस लड़की को दुल्हन बनाकर कबीले में ले आया। ऐसा आशिक है इस लड़की का कि हाथ नहीं पूरा कबीला आगे लगाकर रखती है वो लड़की। कोई भी डाकू इसके सामने आवाज उठाना तो दूर की बात, आंख तक नहीं उठा सकता। अगर कोई देख ले तो सरदार आंखें नोचने पर आ जाता है। इतनी मोहब्बत है इसे इस लड़की से, इसके लिए इसकी जान भी गवा दे। और बाला और इसका दूसरा आदमी झुमरू भी इस लड़की के साथ बहुत ज्यादा उठते बैठते हैं। इन दोनों को वो अपना भाई कहते हैं, और वो जो मुलाजिम है मीरू से भी वो अपना भाई कहती है। अनवर ने कहा, आज बाला सुबह अस्पताल गया था बच्चियों के इलाज के पैसे देने के लिए। ना जाने वो पैसे कहाँ से लेकर आया था, क्योंकि जहाँ जहाँ डकैती होने वाली थी वहाँ तो आपने पहले ही डकैती करके इसके इरादों पर पानी डाल दिया था। पता नहीं फिर भी वो पैसे कहाँ से लेकर आया। अभी गया हुआ है अस्पताल रकम जमा करवाने के लिए, ना जाने वापसी कब तक होगी। छोड़ो, मुझे इस वक्त वापसी से मतलब नहीं, मुझे इस लड़की के बारे में बताओ। क्या ये लड़की बहुत खूबसूरत है? उसकी बातें नजरअंदाज करते हुए सवाल करने लगा। कभी नजर उठाकर देखा ही नहीं, अगर देखा भी है तो इज्जत से ही देखा है, वरना किसी और नजर से देखता तो सरदार आंखें निकाल लेता।
इतनी खूबसूरत है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन सरदार के लिए वो दुनिया की वाहिद औरत है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। सरदार की इज्जत, इसकी गैरत, सब कुछ वो है वो लड़की। वो तफसील से इसे बता रहा था, जबकि रागा इसकी सारी बातों को सुनकर सिर्फ हाँ में सर हिला गया था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। बाला, डाकू की अब वापसी कब तक होती है? शहर से इसने सवाल किया। 2 घंटे का जाने का सफर है और 2 घंटे का आने का, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो परेशानी से पूछने लगा। क्योंकि मेरा इरादा सरदार की बीवी से मिलने का है। वो उठकर खड़े होते हुए बोला, जबकि वो परेशानी से साथ ही उठा था। सरदार, मेरा नाम कहीं नहीं आएगा, तेरा नाम बेफिक्र रह। चल यहाँ से सरदार की बीवी को देखते हैं। मैं तो भी तो देखूं कौन सी हसीना है जिसके पीछे सरदार पागल है। वो हबासत से मुस्कुराते हुए उठा था, जबकि अनवर खामोशी से इसके पीछे आ गया था। रियाना अस्पताल पहुंचा तो बाला सच में वहां बेहोश पड़ा था। दुनिया जहां से बेहोश, वो फर्श पर उल्टा लेटा हुआ था। भैया ये देखें। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, इसने जोश से इसे बताया था। इसने कारनामा अंजाम दे दिया था, जबकि होपज़दा तो वो खुद भी हो गई थी। बाला की सुरख आंखें देखा, लेकिन वो जमीन पर गिरा तो इसे खून मिल गया था। इसके इंजेक्शन ने असर दिखा दिया था। बेला, ये तो कमाल हो गया, ये तो सचमुच में बेहोश है। तुमने कैसे किया ये सब कुछ? वो इसके पास आते हुए नफ्स चेक करने लगा था। पेन किलर के बहाने मैंने बोला कि वो पेन किलर है, इसे दर्द में आराम मिलेगा। इसने खा लिया मेरे कहने पर और फिर बेहोश हो गया। अब बताइए क्या करना है? इसे कहीं बाहर लेकर जाना है? आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं ना साथ में? कहाँ लेकर जाएंगे? पुलिस स्टेशन। बेला इसके साथ खड़ी सवाल जवाब कर रही थी, जबकि इसने नफी में सर हिला। नहीं नहीं बेला, पुलिस स्टेशन लेकर नहीं जाना, मैं इसे कहीं और लेकर जाऊंगा। हाँ गाड़ी तो लेकर आया हूँ, लेकिन भाई जुमरू है, इसका कुछ करना पड़ेगा। वो अंदर आते हुए जुमरू को वहाँ एक साइड पर खड़े देख चुका था। आप फिक्र ना करें, मैं किसी बहाने से इसे अंदर बुलाती हूँ, कोई पेपर वगैरह चेक करवाने के लिए। आप तब तक इसे यहाँ से निकाल कर ले जाइएगा। इसने आसान सा मशवरा दिया, जिस पर वो अपनी बहन की दिमाग की तारीफ के बगैर नहीं रह सका था। वाह बेला, तुम तो पुलिस वाला होना चाहिए था। डॉक्टरी में बेकार सर खपाया तुमने। खैर निकलो तुम जल्दी से, जुमरू को किसी तरफ लगाओ ताकि मैं इसे यहाँ से निकालता हूँ। इन डॉक्टरों की डोसे से बचाकर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के डॉक्टरों को क्योंकि यहाँ के डॉक्टर डाकुओं को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं। जी भैया, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब तो मैंने डॉक्टरी की डिग्री ले ली है ना, तो डॉक्टरी ही करनी है सारी ज़िंदगी। मैं जाती हूँ, आप संभाल लीजिएगा। वो कहते हुए बाहर निकल गई थी, जबकि रियान ने एक नज़र बाला की तरफ देखा था और फिर से एहतियात से उठाते हुए वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगा। डकैत कबीले की तरफ जाना मुमकिन ही नहीं रहा, इसलिए तो हरगिज़ नहीं था। इसके लिए तो हरगिज़ नहीं। वो लोग इसकी जान के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन डकैत कबीले के बाहर तो वो अपना काम कर ही सकता था। बाला जैसा होशियार आदमी इसकी बहन की बातों में कैसे आया, वो हरगिज़ नहीं जानता था। हाँ, लेकिन बेला ने इसके काम में काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा कर दी थी। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जुमरू, ये फाइल आपने प्रिंट करवानी है और जल्दी करवानी है। अंदर मीटिंग चल रही है। बेला ने से एक फाइल पकड़ाते हुए कहने लगी, जिसे देखकर जुमरू हैरान हुआ था। उसकी शक्ल से ही अंदाजा लगा चुकी थी कि वो पढ़ा लिखा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कभी भी ये काम नहीं करवाया, मुझे नहीं आता ये प्रिंट वगैरह करवाना। वो परेशानी से कहने लगा, देखिए मिस्टर जुमरू, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और प्रिंट करवाने में हरगिज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती। सिर्फ आपने प्रिंटर ऑफिस में जाना है और वहाँ इनको बोलना है कि इस फाइल का प्रिंट निकाल कर दे रहे, जल्दी करें। वो वहाँ अस्पताल की बाईं तरफ आपको प्रिंटर रूम मिल जाएगा, वहाँ पर नुमाइंदा बैठा होगा। आपने सिर्फ इससे काम करवाना है और प्लीज़ जल्दी कीजिएगा। 10 मिनट के अंदर ये फाइल अंदर बाल डाकू को वापस चाहिए। वो कहकर वापस अस्पताल के अंदर चली गई, जबकि जुमरू भी इसकी जल्दबाजी देखते हुए तेजी से प्रिंटर रूम की तरफ चला गया था। जुमरू जैसे ही इसकी तरफ बड़ा, बेला ने तेजी से अंदर खड़े रियान को इशारा किया, जिसने बाला को बड़ी मुश्किल से अपने कंधे पर उठा रखा था। वह चाह सा बारी आदमी जैसे उठाकर निकलना इंतहाई मुश्किल काम था, जबकि इसके ऊपर बेला ने काले रंग का बड़ा सा पर्दा डाल दिया था ताकि कोई पहचान ना सके कि वो कौन है। ये तो शुक्र था कि इस वक्त कोई भी बाहर मौजूद नहीं था। सिर्फ रिसेप्शन पर एक लड़की थी, जिसने इसे झूठ बोलकर अंदर भेज दिया था कि डॉक्टर से बुला रहा है। वो खामोशी से अस्पताल से निकलता अपनी गाड़ी की तरफ आया और फुल स्पीड में गाड़ी स्टार्ट करते हुए वहां से निकल गया था। वो एक लम्हा भी ज़ाया करने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि ये मौका से दोबारा नहीं मिलना था। रियान की गाड़ी जैसे ही इसकी नजरों से जो हुई, इसने गहरा सुकून का सांस लेते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाना चाहे, जब जुमरू भागते हुए आया था। डॉक्टर ये फाइल प्रिंट हो गई, आप दे दीजिए अंदर। वो फाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, जो कि सिर्फ एक फजूल सी फाइल थी, जिसका तल्लुक किसी भी चीज़ से नहीं था। इसने फाइल पकड़ते हुए हाँ में सर हिलाया था। शुक्रिया, मीटिंग भी खत्म हो चुकी है और आपके साथ जो आए हैं डाकू सरदार साहब, वो बाहर निकल गए हैं। इसने बाहर की तरफ इशारा करते हुए खुद अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए रहे थे, जबकि जुमरू भी हाँ में सर हिलाता बाहर चला गया था। यहाँ कोई मीटिंग होने वाली थी, वो हरगिज़ नहीं जानता था, लेकिन डॉक्टर छोटी छोटी बातों पर किसी को भी, सरदार को तो कभी बाला को मीटिंग रूम में बुला देते थे। ये कॉमन सी बात थी, इसलिए जुमरू को कोई शक भी नहीं हुआ था। लेकिन बाहर आकर वो हर तरफ बाला को ढूंढने लगा था, लेकिन बाला कहीं भी नहीं था। सिर्फ इनकी गाड़ी खड़ी थी। इसने अपनी जेब से फोन निकालते हुए बाला के नंबर पर कॉल करना शुरू कर दी थी। वो गाड़ी फुल स्पीड में चला रहा था। इसका हरगिज़ कोई इरादा नहीं था यहाँ लंबा बार रुकने के लिए। जब अचानक ही बाला का फोन बजने लगा, इसने पिछली सीट पर लेटे बाला को देखा, जो होशो हवास से बेगाना था। न जाने बेला ने इसे कौन सी गोली खिलाई थी जिसका असर इतना सख्त था। इसने हाथ बढ़ाते हुए बाला की जेब से फोन निकालकर जुमरू का नंबर जब मारे देखा, फिर गहरा सांस लेते हुए इसने फोन बंद करने का इंतजार किया। जैसे ही कॉल बंद हुई, इसका इरादा इसका फोन बंद करने का था, लेकिन सामने स्क्रीन पर बेला की तस्वीर चमका रही थी। बेला की तस्वीर इसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सेवर पर क्यों लगाई हुई है, वो समझ नहीं सकता। कि लम्हे के लिए शक हुआ कि कहीं ये फोन बेला का तो नहीं, लेकिन नहीं, ये बेला का फोन नहीं था, ये इसी डाकू का फोन था। लेकिन स्क्रीन पर इसकी बहन की तस्वीर क्या कर रही थी, वो बुरी तरह से उलझा था। फिर अपनी सोचों को झटकते हुए इसने फोन ही बंद कर दिया और गाड़ी एक तरफ दफा फिर से फुल स्पीड पर चलाते हुए आगे बढ़ने लगा। इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इसे सिर्फ सरदार के बारे में नहीं पूछना था, इसने इन कत्लों का भी हिसाब लेना था जो इतने दिनों से में हो चुके थे। 9 लोग बेमौत मारे जा चुके थे। क्यों मारा गया था, इन्हें किसी बिना पर मारा गया था। हर बाला डाकू जब से कबीले का सरदार बना था, कत्ल वगैरह क्यों हो गई थी। इस तरह आम लोगों के घरों में चोरियां क्यों हो रही थी। वो तो हमेशा हक को सच के लिए उठते थे, तो फिर अब इनके भास क्यों बदल गए थे। इसे हर सवाल का जवाब चाहिए था। उसके हर सवाल का जवाब देना
जवाब बाला ने देना था, वो बाला को आसानी से तो अपने हाथों से निकलने देने वाला नहीं था। एक जगह गाड़ी रोकते हुए इसने बाला के कपड़ों से सारे हथियार निकाले थे, क्योंकि वो जानता था कि बाला खाली हाथ तो हरगिज नहीं होगा। इसके हाथों में हथकड़ी लगाते हुए इसे पीछे डाला था। इसने बहुत कुछ सोच रखा था, ये आदमी कितना फर्तीला है वो बहुत अच्छे तरीके से समझता था। वो इसे खुद पर वार करने का कोई भी मौका नहीं दे सकता था। सब लोग अपने अपने मामूल के कामों में लगे हुए थे। वैसे तो रात बहुत हो चुकी थी, अंधेरा फैल रहा था। रात का खाना खाकर सब लोग अभी उठकर अपने अपने कमरों की तरफ जा रहे थे, जब रागा डाकू वहां अंदर दाखिल हुआ। जैसे देखते ही कुछ के चेहरे के ऊपर पसीना आने लगा तो कोई खौफ से कांपने लगा। डाकू जेल से छूट चुका था, ये तो सबका ही अंदाजा था, लेकिन वो यहाँ आएगा ये तो कोई नहीं जानता था। सब लोग ही से खौफजदा हो गए थे, जबकि वो चाय पाई एक झटके से जमीन पे बिछा था। इस पर मैंने गंगे से अंदाज में लेट गया था। कबीले वाला, तुम लोगों का सरदार कहाँ है, जिंदा है या मर गया? वो अजीब से अंदाज में हंसा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। एक बुजुर्ग डाकू गुस्से से इसकी तरफ बढ़ते हुए बोले थे, जब किसी ने सुरख आंखें उठाकर इसकी तरफ देखा। अजीब सी हालत थी इसकी। इसने अपने जिस्म पर तेल लगाया हुआ था। इसका चेहरा तेल की वजह से चमक रहा था। कपड़े मैले के चेहरे थे, जूतों के पीछे स्ट्रप पैरों के नीचे फंसे हुए थे, जबकि कंधे पर एक कपड़ा डाला हुआ था, जिससे हर थोड़ी देर के बाद वो अपने चेहरे से पसीना साफ करता था। तेल और पसीना मिक्स होकर अजीब सी बदबू पैदा करते थे। इसके लंबे लंबे बाल पीछे की तरफ उलझे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे सिर्फ बाल बढ़ाए गए हैं, इन्हें संभाला नहीं गया। हाथों पर मोटे मोटे लोहे के कड़े पहन रखे थे इसने, यहाँ तक कि पैरों में भी मोटे मोटे लोहे के कड़े थे, जो शायद इसकी ताकत को जाहिर करने के लिए थे। रागा डाकू, जब डाकू डाकू चले जाओ यहाँ से, इस कबीले में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। एक और बुजुर्ग डाकू बोले थे, ये कबीला मेरा ही था सदाम, और ये मेरा ही रहेगा। इस कबीले में मेरी की जगह क्यों नहीं है? इस कबीले को मैंने बनाया था, इस कबीले को तुमने नहीं, सरदार दिलदार यलगार ने बनाया है, और सरदार दिलावर यलगार ने बनाया है, और दिलावर यलगार के बेटे ने। तुमने इस कबीले को बर्बाद किया था, तबाह किया था। तुम 30 साल पहले भी एक नाकाम डाकू थे, तुम आज भी एक नाकाम डाकू। तुम तब भी सिर्फ जुल्म करना जानते थे, तुम आज भी सिर्फ जुल्म करना जानते हो। तुम अपने मुंह की खाकर भी सुकून से नहीं बैठे। 30 साल पहले तुम्हें तुम्हारी औकात दिलावर यलगार ने याद करवाई थी, और 8 साल पहले तुम्हें तुम्हारी औकात दिलदार यलगार ने ये बताई थी। वो गुस्से से बोल रहे थे, जब आज के हीरे में वो गुस्से से उठ टाइम के सीने के बीचों बीच गोलियां चला गया था। कबीले में अचानक दहशत का समा हुआ था। जब गोलियों की आवाज सुनकर वहां अपने कमरे से फौरन बाहर निकली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रागा डाकू के लोगों ने कबीले पर हमला कर दिया था। कभी हमला काफी शदीद था। वो लोग दरादर गोलियां चलाने लगे, जबकि कबीले के लोग जो बेफिक्र होकर अपनी आजादी से कबीले में घूम फिर रहे थे, अचानक बौखला गए थे। कुछ लोगों के पास हथियार थे, कुछ के पास हथियार नहीं थे, जिनकी वजह से वो जल्द ही लोगों के जुल्म का शिकार होने लगे। लेकिन फिर भी वो लोग लड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि रागा डाकू अपने डाकू को काम पर लगाकर सीधा अगले कमरे की तरफ बढ़ा था। लेकिन मीरू ने दरवाजे को जोर से बंद कर रखा था। वो कभी भी इसे सरदार के पास नहीं जाने दे सकता था। सामने से हट जा बच्चे, वरना अगली गोली तेरे सीने के बीचों बीच लगेगी। वो उसे देखते हुए बोला, जबकि मीरू आगे बढ़ते हुए इसके सीने पर धक्का मारता इसे पीछे गिरा गया था। सरदार की हिफाजत करना मेरा काम है, और मैं इसकी हिफाजत में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं तुमसे नहीं डरता। रागा डाकू वो इसे पीछे हटाने लगा था, जब अचानक ही इसने बिना सोचे समझे इस पर गोली चलाई। गोली तो मीरू ने भी चलाने की कोशिश की थी, लेकिन रागा डाकू को इसके आगे सच में उस्ताद साबित हुआ था। जहां मीरू की चीख बुलंद हुई थी, वहीं ऊपर वाली पहाड़ी से एक खूबसूरत दोशीजा भागकर नीचे आती हुई नजर आई थी। पीछे हट जाओ, हवत जो मेरे डाकू जी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। वो रागा डाकू के सख्त वजूद को पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी, जबकि रागा डाकू तो बस इसका चेहरा देख रहा था। इसकी आंखों में अजीब सी चमक आई थी। तुम पीछे हट जाओ, मेरे होते हुए सरदार को कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ सरदार पर आंच भी नहीं आएगी। मीरू उसके सामने खड़ा हुआ था, क्योंकि मीरू को सामने देखकर रागा डाकू का गुस्सा आ गया था। वो तो इस हसीन दोशीजा को देख रहा था, जिसके पीछे इस कबीले का सरदार भी पागल था, और वो इसे देखने भी नहीं दे रहा था। इसने एक झटके से बंदूक की नोक को इसके सर पर दे मारा था। मीरू को गोली चलाना भी नहीं आती थी, और यही शायद इसकी कमजोरी थी कि कोशिश के बावजूद भी उस पर गोली चलाने में दूसरी दफा कामयाब नहीं हो पाया था। एक बार के लिए बंदूक का गोला चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से गोली चलाने में मुश्किल पेश नहीं आई थी, लेकिन दूसरी दफा वो कामयाब नहीं हो सकता था। मस्त हसीना, मैं भी कहूँ सरदार इतना पागल क्यों है तेरे लिए? तू सरदार की बीवी है, यानी कि सरदार की इज्जत, और तू मेरी रखेल बनेगी। वो सरदार जो खुद को इस कबीले का सरदार कहता है, आज बिस्तर पर बेहोश पड़ा है, मर रहा है, और मैं आज इसकी बेहोशी का खुलकर फायदा उठाऊंगा। कल रात बाला डाकू के आ जाने की वजह से मैं इस औरत की लड़की उठा नहीं आया था, लेकिन इसकी सजा तुझे मिलेगी। सरदार ने जो 8 साल पहले मेरे साथ किया, इसका इंतकाम मैंने सरदार से ही लेना था। इंतकाम फिर यूं ही तो नहीं लिए जाते, असल इंतकाम तो औरतों से लेने में मजा आता है। वो एक झटके से इसका बाजू पकड़ते हुए इसे अपनी तरफ खींचने लगा कि अचानक ही वो दरवाजा खोल गई थी। धक्का लगने की वजह से वो दरवाजे के अंदर गिरते हुए जमीन पर खुद को पीछे की तरफ धकेलने लगी। जब वो इसके पास आता, इसके गले से दुपट्टा निकालने लगा था। दोनों ने पूरी शिद्दत से अपने दुपट्टे को पकड़ लिया था। वो आदमी आंखों में हवस लिए इसे बुरी तरह से लूटने को तैयार खड़ा था। वो मचलने लगी थी, जबकि वो इस पर साया फगन होने लगा था। डाकू जी, कुत्ते कमीने बेगैरत इंसान, छोड़ दो मुझे, वरना मेरे डाकू जी तुम्हारा खून पी जाएंगे। वो गुस्से से खुद से दूर धकेलते हुए अपने जूते उतारकर से मार चुकी थी, लेकिन इस हालत में इस पर तो अजीब सा जुनून सवार था। एक झटके से पीछे की तरफ धकेलते इस पर सायफगन होने लगा था। जब मीरू ने पीछे से चाकू इसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन अभी चाकू इसके करीब भी न पहुंचा था कि वो मीरू को एक झटके से धक्का देता। वो चाकू इसकी गर्दन के करीब खोंकर इसे एक ही धक्के में दूर गिरा चुका था। वो चाहा सा बॉडी बिल्डर इंसान था, लेकिन किसी आम इंसान के हाथ में बेबस होने वाला हरगिज नहीं था। वो फिर से दुआम की तरफ बढ़ने लगा, तो दुआम ने खुद को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, लेकिन इस वजह से अपना आप छुड़ाने से नामुमकिन लगने लगा। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे, खुद को खत्म कर दे, लेकिन इस शख्स
इसके सामने बेबस ना हो, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन ही नहीं था। वैसे नोचने को तैयार था। इसे एक झटके से ज़मीन पर गिराते हुए वो अब की दफ़ा इस पर झुकता, इसे चीखने पर मजबूर कर गया था, जबकि इसकी दिलखिरेश चीखें पूरे कबीले में गूंज रही थी। बाहर कबीले की तबाही मचाने के लिए रागा डाकू के लोग ही काफ़ी तो अच्छी खासी बड़ी टीम बना चुका था। इतने से दिनों में इसने अच्छे खासे लोग इकट्ठे कर लिए थे, जो किसी भी चीज़ को तबाह करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बाहर कबीला तबाह हो रहा था, अंदर सरदार की इज्जत, इसकी दिलखिरेश चीखें पूरे कबीले में गूंज रही थी। वो चीख-चीख कर अपने डाकू जी को पुकार रही थी। फिर इसने बाला को पुकारना शुरू किया। फिर जुमरू को कोई भी नहीं आया था इसकी मदद के लिए। डाकू जी खुदा के लिए उठ जाए, डाकू जी बचा ले अपनी दुआम को, आपकी दुआम मर रही है। डाकू जी देखें, एक दफ़ा तो देखें, आपकी दुआम मर नहीं जाएगी। वो ऊँची-ऊँची आवाज़ में रोते हुए इसे पुकार रही थी। नहीं जागेगा तेरा डाकू, क्योंकि तेरा डाकू आज बेमौत मारेगा। बड़ा गुरूर था, इसे अपनी इज्जत पर, अपनी गैरत पर, इसकी माँ को खरीद कर लाया था मैं यहाँ पर, इस कबीले में इसे मैंने खरीदा था, इसे मैं यहाँ लेकर आया था, लेकिन इसके बाप ने इसे हासिल कर लिया और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। मेरी आंखों के सामने इस दिन दिलावर ने इस लड़की को अपनी इज्जत, अपनी गैरत करार देकर इसे निकाह कर लिया, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया सिवाय इसके मार खाने के। और आज मुझे मौका मिल गया है बदला लेने का, और मैं बदला जरूर लूंगा। जो कुछ भी इसने मेरे साथ किया, जो वो तेरे साथ करूंगा। आज सुकून मिलेगा मुझे तुझे लूट कर, तुझे बर्बाद करके। यही समझ ले कि इसकी माँ का इंतकाम मैं तुझसे ले रहा हूँ। जब तुझे लिट्टी पिट्टी हालत में देखेगा, तब इसे पता चलेगा कि रागा डाकू के साथ दुश्मनी नस्लों तक भुगतनी पड़ती है। वो गुस्से से कहता है, इसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ने लगा था, जब अचानक ही किसी का जोरदार पैर इसके मुंह पर लगा, और अगले ही लम्हे इसका चेहरा जमीन पर बिछा था। इससे पहले कि वो उठ पाता, इसके मुंह पर वही पैर शिद्दत से इसके चेहरा वही इसके मुंह पर वही पैर शिद्दत से इसका चेहरा जमीन में दबा गया था। रागा डाकू ने आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखना चाहा। इसके मुंह पर मौजूद पैर पूरी शिद्दत से इसे जमीन में गाड़े हुए थे। फर्श फट चुका था, जबकि इसका सर जमीन के अंदर जाता जा रहा था। खून से फर्श भरने लगा था। इसका सर जमीन पर लगने की वजह से बुरी तरह से फटा था, और अब जिस तरह से इसका सर को दबाया जा रहा था, इसके पैर ऊपर की तरफ उठते हुए वो बिलबिलाने लगा, जबकि इसके मुंह पर रखा हुआ पैर पूरी तरह से कांप रहा था। शायद गुस्से की शिद्दत से इसने बड़ी मुश्किल से एक आंख घुमाकर अपने ऊपर मौजूद इस आदमी को देखना चाहा था। दिलदार इसके लबों ने बेआवाज हरकत की थी। रागा डाकू ने आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखना चाहा। इसके मुंह पर मौजूद पैर पूरी शिद्दत से जमीन में गाड़े हुए था। फर्श फट चुका था, जबकि इसका सर जमीन के अंदर दस्ता जा रहा था। खून से फर्श भरने लगा। इसका सर जमीन पर लगने की वजह से बुरी तरह से फटा हुआ था, और अब जिस तरह से इसके लबों ने बेआवाज हरकत की। जब वो जैसे ही समझा कि इसके सामने कौन खड़ा है, इसकी रूह तक काम गई थी। रागा, तूने मेरी दुआम को हाथ नहीं लगाया, तूने मेरे कबीले को हाथ लगाया है। सरदार ने आहिस्ता से अपने पैर इसके चेहरे से हटाया। उसके कान के करीब झुकते हुए एक जहरीली सरगोशी की। इसकी आवाज में गरज नहीं थी, बल्कि एक ठंडा कातलाना सुकून था। इस कबीले की एक एक ईंट मेरे बाप और मेरे खून से बनी है। तुझे किसने इजाजत दी, और तूने इस कबीले पर हुकूमत करने आया है? चल, तेरी ये गलती माफी के काबिल है, क्योंकि खौफ देखने का हक हर इंसान को हासिल है, लेकिन तूने मेरी दुआम को छूने की। सरदार का बदलचा बदलने लगा। अल्फाज के साथ इसकी आंखों में जुनून की आग भड़कने लगी थी। रागा ने डर से तड़प कर कुछ कहना चाहा, लेकिन इसके गले से सिर्फ गुट्टी हुई आवाज निकल रही थी। सरदार का हाथ बिजली की तेजी से झुका। इसने रागा का वो बाजू पकड़ा, जिससे इसने दुआम का दुपट्टा छूने की जसारत की थी। सरदार का चेहरा बेतासर था, मगर इसकी आंखें शोले उगल रही थी। वो अपने दूसरे हाथ से एक झटके में इसकी कमर से खंजर निकाल चुका था। ये हाथ तेरे, ये नापाक हाथ रागा, ये मेरी दुआम की इज्जत को छूने की कोशिश कर रहा था। इसका एक एक बाल, एक एक सांस मेरी, सिर्फ मेरी मलकियत है। वह मेरी बीवी है, इसे कोई छू नहीं सकता। सरदार ने जुनूनी अंदाज में रागा के बाजू को अपनी गिरफ्त में लिया और खंजर से इसकी कलाई पर वार किया। रागा घबरा गया। इसे अचानक से होश में आते देखकर, लेकिन फिर अचानक इसे याद है कि रागा डाकू कोई मामूली इंसान नहीं, और रागा एक ताकतवर डाकू था। वो दांत की शिद्दत से दहाड़ा और पूरी कुव्वत से सरदार पर हमला कर दिया। इसने अपना आवाज़ छुड़वाने की कोशिश करते हुए सरदार को धक्का दिया। सरदार का जिस्म अभी कमजोरी की हालत में था। वो इसे धक्के से लड़खड़ा कर दीवार से जा लगा। इसके माथे पर पसीने के कतरे मादर हुए, मगर इसकी आंखों की आग जरा भी मदम ना हुई। वो रागा को देखकर समझ गया था कि वो यहाँ से भागने की कोशिश में है। बेशक सरदार इसका शागिर्द था। आज जो भी सरदार करता था वह रागा का ही सिखाया हुआ था, लेकिन इसकी आंखों में से खौफ सा महसूस हुआ था। 8 साल पहले भी इसकी आंखों में यही जुनून था। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा रागा, सरदार ने गुस्से से गरज कर कहा। इस पर दोबारा हमला कर दिया। इसने रागा की गर्दन दबोचते हुए इसे दीवार से जा लगाया था। रागा भी इसका मुकाबला करने लगा। इसने सरदार के बाजू पर दांत काटते हुए गाड़े और सरदार को अपने जिस्म से हटाने के लिए भरपूर कोशिश की। सरदार को इसका हमला महसूस हुआ तो इसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। वो अपने हंजर से रागा के बाजू पर हमला कर दिया, जबकि रागा इसके मुकाबला करते हुए बचने की कोशिश कर रहा था। सरदार ने रागा की गर्दन छोड़कर वहशियाना अंदाज में इसकी बाजू की तरफ झुका। इसने रागा का वो बाजू अपनी फौलादी गिरफ्त में लिया, जिससे इसने दुआम को छूने की जसारत की थी। यह हाथ मेरी दुआम की हुर्मत के करीब आया था। सरदार की आंखों में जुनून की आग भड़क रही थी, और इसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट आ चुकी थी। इसने पूरे बदन की कुव्वत लगाकर रागा के बाजू को इसकी जड़ से एक झटके में मरोड़ना शुरू कर दिया था। हड्डियों के टूटने और पट्टों के अलग होने की एक इंतहाई होलनाक और दिलहरेश आवाज पूरे कमरे में गूंजी। रागा के गले से कैसी चीख निकली जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी ज़बा होते जानवर की लग रही थी। दर्द की शिद्दत ने इसे बेहाल कर दिया था। सरदार के हाथ में अब रागा का बाजू था, जिसका गोश्त फट चुका था और हड्डियां चटक चुकी थी। वह बेजान होकर सरदार की गिरफ्त में झूल रहा था। रागा दर्द और सदमे से जमीन पर गिर चुका था। इसका बाहरी जिस्म शायद शदीद झटके में मुंबतला था और अपने बेजान बाजू को देखकर सिर्फ दहा रहा था। सरदार के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। ये वो सुकून था जो एक जुनूनी को अपने जुनून की तस्कीन पर मिलता है। इसने वो बाजू बेरहमी से जमीन पर फेंक दिया। ये मेरी सजन साई की मालकियत की पहली निशानी है। रागा, मेरी सजन साई की हुर्मत के करीब आने की ये कीमत है। सरदार ने पागलों की तरह गर्दिश का कहा। जब अचानक ही बार गोलियों की आवाज मजीद तेज हो गई। कबीले वालों की चीखों का शोर भी करीब होता चला गया। बाहर रागा के डाकू कबीले पर भारी पड़ रहे थे। सरदार का ध्यान बाहर की तरफ गया तो वो दर से कराते हुए जमीन से उठा था। बाहर अच्छा खासा हंगामा मच चुका था, जो सरदार की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर गया।
इस अफरा तफरी में रागा ने सरदार को एक जोरदार ठोकर मारी, जिससे वो लड़खड़ा गया। रागा इस लम्हे का फायदा उठाकर दरवाजे की तरफ भागा। सरदार ने पर जमीन पर गिरते गिरते खुद को संभाला, उसके पीछे रख पा। रागा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी आवाज पे ऐसी गरज थी कि पूरी वादी गूंज उठी थी। सरदार इसका पीछा कर रहा था, इसका जिस्म जवाब दे रहा था, इसका हर कदम लड़खड़ा रहा था, मगर इसके दिल का जुनून से भागने पर मजबूर कर रहा था। रागा भी जख्मी था, इसकी आवाज़ों से खून बह रहा था, लेकिन मौत का खौफ इसे दौड़ने पर मजबूर कर रहा था। बाहर निकलते ही रागा ने अपने डाकू से पनाह ली, जो सरदार का गुस्सा देख चुके थे। जानते थे कि सरदार होश में आ चुका है, वो इस हालत में भी इन सब पर भारी पड़ेगा। वो सब इसे बाहर आते देखकर घबरा गए थे। भागो या भागो यहाँ से, रागा ने डर से चिल्लाते हुए कहा। सरदार इनके पीछे गरजता हुआ भागा। इसके माथे से पसीना और मुंह से खून निकल रहा था, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रागा के डाकू घोड़ों पर सवार होकर वहां से भाग निकले और सरदार बेबसी से नहीं जाते हुए देखता रहा। इसका जिस्म अब मसीह साथ नहीं दे रहा, वह लड़खड़ा कर वहीं गिर पड़ा। इसकी नजर इससे मती जहां रागा डाकू फरार हुआ था। इसकी आंखों में नफरत और इंतकाम की आग मौजूद थी, जो बता रही थी कि अकेला भी खत्म नहीं हुआ। फिर इसकी नजर दवाम पर पड़ी, जो खौफजदा और बेहोश जमीन पर पड़ी थी। सरदार ने अपनी सारी तवनाई जमा करते हुए इसकी तरफ दौड़ लगाई, उसे अपनी बाजू में पकड़ सीने से लगा लिया। इसका जुनून और गुस्सा सिर्फ एक लम्हे के लिए खत्म हुआ था, और अब वो सिर्फ अब से अपनी सजनसाई की फिक्र थी। डॉक्टर ने जल्दी जल्दी दवाम का मायना शुरू कर दिया था। इसके बेहोश होने की वजह यकीनी जहनी दबाव और खौफ था, लेकिन सरदार को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दवाम की परवाह थी। वजह से पागल होने का था। इसकी दिमाग बेहोश थी और वो इसे होश में आते हुए देखना चाहता था। और डॉक्टर से इसे 2-3 दफा पूरी तरह से चेक करवा चुका था। इसे कहीं भी कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन डॉक्टर को यकीन था कि इसे चोट नहीं लगी। जनाब, हम चेक कर चुके हैं, किसी तरह की कोई भी चोट नहीं लगी, बस वो शदीद टेंशन की वजह से बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिक्र ना करे। सरदार की बेचैनी देखते हुए वो इसे समझाने लगी, लेकिन सरदार की एक घुड़ी ही काफी साबित हुई थी इन लोगों को मुंह बंद करने के लिए। मेरी बीवी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, तुम सब कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूँ, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? तुम लोग क्या हाक डॉक्टर हो जो एक मरीज को होश में नहीं ला सकते? गुस्से से कहते हुए इसने साइड पर पड़ा पानी का गिलास उठाया और इससे पानी अपने हाथ की हथेली में लेकर ड्रम के चेहरे पर छींटे मारने लगा। पहली दफा कोई हरकत ना होने पर इसने दूसरी दफा भी यही किया था। इस पर ड्रम के चेहरे पर से हल्की सी हरकत पैदा हुई थी, जबकि बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए इसने खुद पर झुके सरदार को देखा, और फिर अगले ही लम्हे इसने पूरी आंखें हैरत से लिपटने को बेताब हो गई। सरदार से उठने में मदद देते हुए अपने साथ लगा लेते, जबकि वो सरदार के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सरदार खामोशी से ऐसा ऐसे इसके बालों में उंगलियां चला रहा था। इन सब के लिए सरदार का एक इशारा ही काफी साबित होता, वो इस कमरे से निकल जाए। सब लोग लम्हे में वहां से जा चुके थे, लेकिन एक सोच के साथ कि इस बाला कहाँ था? अब तक बाला वापस क्यों नहीं आया? इतना सब कुछ हो चुका था अब कबीले में, कबीला बर्बाद होने के करीब था। अगर सरदार ना जागता तो ये लोग कबीला बर्बाद कर देते, कोई जिंदा न बचता। सारे डॉक्टर छुप कर बैठे हुए थे कि इनकी मौत कब आएगी, और ऐसे में कबीले का महाफिज ही गायब था। कहाँ गया था वो? शहर से वापस गाँव आने में इतना ज्यादा टाइम तो हरगिज नहीं लगता। हर बाला गायब कहाँ था? और बाला के साथ इसका खास आदमी जूनू भी गायब था। फिलहाल सबकी सोच बाला में ही अटकी हुई थी। सबका एक ही सवाल था कि हर बाला कहाँ चला गया? रात के 2 बज रहे थे और बाला की अब तक कोई खबर न थी। बाला इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं था कि कबीले को बिना सहारे छोड़कर चला गया, और फिर आज रात तो वो लोग बड़ी कपेटी पर तो आज रात तो वो लोग बड़ी डकैती करने वाले थे। सरदार के चेहरे पर सब लोग बाहर निकल आए थे। इस वक्त सरदार को अकेला छोड़ देना ही इनके हक में बेहतर था, और जिस तरह इसने दुआम को अपने साथ लगाकर रखा था, इसका मतलब साफ था कि इसे दुआम से कोई गिला कोई शिकवा नहीं था। तो फिर वो क्या कह सकते थे? यहाँ सरदार का हुक्म चलता था, हर चीज इसके हुक्म की पाबंदी। तो ऐसे में वो दुआम को कुछ भी कहने का कोई हक नहीं रखते थे, इसलिए इन लोगों ने कमरा खाली कर दिया था। डाकू जी, आप ठीक हो गए? आपको होश आ गया? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने बहुत इंतजार किया आपका, बहुत बहुत ज्यादा तनहा थी मैं, बहुत तरपी हूँ आपके लिए। वो इसके सीने से लगी बुरी तरह से रो रही थी, जबकि सरदार खामोशी से इसके बाल सहला रहा था, इसे अपने साथ लगाए। वो इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो बुरी तरह से सिसक रही थी। वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। जबकि सरदार मुकम्मल बिल्कुल खामोश था। इसे मसलसल खामोश पाकर इसने इसकी तरफ देखा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इस तरह से चुप क्यों हैं? जानते हैं सबने मुझे कितना तंग किया, सबने मुझे बातें सुनाई, सबने मुझ पर गुस्सा किया, मुझे डांटते थे सारे लोग। पाला भैया भी डांटते थे, जुमरू भाई में बात ही नहीं करते थे मुझसे, मैं बुलाती थी वो आते ही नहीं थे। जब आप थे तो सब मेरे थे, आप नहीं थे तो मेरा कोई भी नहीं था। वो इसके सीने से लगी, फिर से रोने लगी। सरदार ने एक दफा फिर से अपनी बाहों में भर लिया था। बाला जुमरू का जिक्र सुनकर इसका गुस्सा बढ़ गया था। सबका हिसाब होगा, तो हम सबका हिसाब होगा। एक बात का हिसाब देंगे, एक एक सांस का हिसाब देंगे, एक एक लफ्ज का हिसाब देंगे। मेरी सज्जन साई को सताया इन लोगों ने, सबका हिसाब होगा, और हिसाब तुम भी दोगे। अगर तुम जान गए कि नीचे कबीले में हमला हुआ है, तो तुम वहाँ क्यों आई थी? किसकी इजाजत से आई थी? क्या नहीं जानती कि तुम सरदार की अमानत हो? तुम पर आज भी आती तो सरदार दुनिया हिलाकर रखते थे। तुमने खुद को इन लोगों के सामने बेपर्दा क्यों किया? फिलहाल तो वो आदमी भाग गया, लेकिन इसे भी पकड़ कर लाऊंगा। इसे मौत इस कबीले में ही आएगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारा हिसाब नहीं होगा। तुम मेरी अमानत में खयानत की है, तुम्हारा हिसाब भी होगा। बताओ किसकी इजाजत से नीचे गई थी तुम? वो आहिस्ते से इसके बालों में उंगली डालते हुए एक झटके से इसे थोड़ा पीछे कर गया था। तो हमको तकलीफ नहीं हुई थी, हाँ, लेकिन इसका सर अब इसके सीने पर नहीं था, बल्कि इसकी आंखों के सामने था। वो इसकी आंखों में आंखें डाले से देख रही थी। इसकी आंखों में गुस्सा था अपनी दुआम के लिए, हाँ, वो इससे गुस्सा था। कबीले पर हमला हुआ था, मुझे लगा कहीं कोई गोली आपको न लग जाए। मुझे होश नहीं रहा, मुझे नीचे नहीं आना चाहिए था। मुझे बस ये पता था कि वो लोग आपको मार भी सकते हैं। आप दुनिया जहां से बेखबर थे। मुझे डर था कि कहीं कोई गोली आपको नुकसान न पहुंचा दे। वो बुरी तरह से घबराते हुए बोली। इसे सच में अपने डाकू जी से डर लग रहा था। सरदार के हाथ की गिरफ्त इसकी कमर पर तेज हो गई थी। ये वजह इतनी बड़ी नहीं कि तुम मेरी इज्जत को दांव पर लगा देती। जालम साईं, कोई मेरा दुश्मन नहीं, तुम मेरी दुश्मन बन गई हो। इस लम्हे मुझे मौत भी आ जाती तो भी तुम्हें कोई हक नहीं था इस तरह खुद को दुनिया के सामने बेमोल करने का। लेकिन तुम
तुमसे हिसाब किताब मैं बाद में पूरे करूंगा। पहले मैं बाला से हिसाब लूंगा, इसकी सरदारी में कबीले पर हमला कैसे हुआ, हर बात का जवाब देना होगा इसे। तुमसे मैं हिसाब लूंगा, सूद समेत लूंगा, लेकिन फिलहाल बाला का हिसाब होगा। वो इसे खुद से पीछे हटाते हुए कमरे से निकल गया था, जबकि दुआम खामोशी से इसके पीछे चलती दरवाजे तक आई थी, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। अब इसे सच में कमरे से बाहर निकलने से डर लग रहा था। पहले ही सरदार हिसाब किताब पर उतर आया था, अगर अब वो कमरे से निकल जाती तो बाद मसीह बच जानी थी। सरदार बाला का फोन नहीं लग रहा, हम हर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बाला न जाने कहाँ गायब है। वो शहर गया था रकम को जमा करवाने के लिए, अपनी माँ का सारा जेवर उठाकर लेकर गया था, बट लेकिन क्योंकि बच्चियों के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने में हम कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन वो वापस नहीं आया। वो जुमरू को भी अपने साथ लेकर गया था, लेकिन इन दोनों की भी वापसी न हुई। इन्हें शाम 5 बजे तक वापस कबीले में आ जाना चाहिए था। आज हम एक बहुत बड़ी टिकैती पर निकलने वाले थे, लेकिन इसमें भी हम कामयाब ना हो सके। मीरू इसके पास खड़ा इसे तफसील से बता रहा था। मीरू का इलाज हो चुका था, उसकी पट्टी बंद नहीं गई थी, लेकिन वो आराम करने के बजाय बाहर आ गया था। जुमरू को फोन करो, सरदार ने हुक्म दिया। अगले ही लम्हे जुमरू को फोन करने लगे थे। 2-3 दफा जुमरू को फोन किया गया था, लेकिन कुछ टाइम तो इसने फोन ही नहीं उठाया। फिर यही कहा कि वो रास्ते में है, शायद वो अपनी तरफ से बाला को ढूंढने की कोशिश में था, जिसमें अब वो नाकाम हो गया था। तभी इसने आपकी बात दूसरी तरफ से फोन उठाकर फौरन बता दिया कि बाला कहीं नहीं मिला, ना ही इसका फोन लग रहा है, बाला कहीं गायब हो चुका है। इस बात पर इसने फौरन सरदार को खबरदार किया था। सरदार बाला गायब हो गया है, बाला कहीं नहीं मिला। फोन पर जुमरू था, इसने फोन इस तरफ बढ़ाया तो इसने फोन इसकी तरफ बढ़ाया तो इसने फोन फौरन ही थाम दिया था। तो वो कबीले में वापस आ जाओ, फोन पर इसकी आवाज गूंजी थी, जबकि दूसरी तरफ से जुमरू यकीन नहीं कर पाया कि आवाज सरदार की है। और अब इसकी कैफियत ऐसी थी कि वो खौफ और यकीन के आलम में था। मैं आ रहा हूँ सरदार, मैं आ रहा हूँ, बुरी तरह से लड़खड़ाती आवाज के साथ बोला, जबकि सरदार ने फोन बंद कर दिया था। बाला को होश आया तो इसने अपने आप को एक खामोश कमरे में पाया। ऐसा लग रहा था कि इमारत अभी बनाई जा रही है। यहाँ तामीरी काम चल रहे थे, जबकि इसे एक कुर्सी पर बांधकर बिठाया गया था। ऐसा कौन कर सकता है, वो समझ नहीं पा रहा था। दिमाग पर जोर डालने पर इसे याद आया कि वो अस्पताल में था और डॉक्टर बेला ने इसे कोई कैप्सूल दिया था। इसने आज तक पेन किलर में किसी कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं किया था, और न ही इसने इस तरह का कुछ कर रखा था। लेकिन बेला इसे अपने हाथों से दे रही थी, वो इनकार न कर सका। इसे बस इतना याद था कि बेला वापस कमरे में आते हुए इससे दोबारा किसी पेन किलर की बात कर रही थी। जब वो अचानक ही जमीन की तरफ झुकने लगा, इससे पहले कि अब इसे होश आया तो वो यहाँ इस कमरे इसके बाद इसे होश आया तो होश आया तो वो अब यहाँ इस कमरे में था। क्या ये कोई साजिश थी जो इसके खिलाफ की गई थी? क्या वो किसी साजिश का शिकार हुआ था, और क्या बेला इस साजिश का हिस्सा था? इसके दिल में हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन वो एक भी बात समझ नहीं पा रहा था। अस्पताल में कोई इसे इस तरह गवाह तो नहीं कर सकता, और न ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि डाकू पर हाथ डालता। तो फिर आखिर कौन हो सकता है जो खुद अपनी मौत को पुकारे? इसने अपने हथियारों की जगह को हल्का महसूस किया था। वो समझ गया था कि इसके सारे हथियार इसके कपड़ों से निकाल लिए गए। इसने गहरा सांस लेते हुए किसी कुर्सी के पीछे सर लगाया, और फिर ऊपर छत की तरफ देखता हुआ गहरा सांस लेता खुद को इसकी कुर्सी से चढ़वाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुर्सी पर बंदी रस्सी काफी मोटी थी, यानी कि जो भी था, इस बात का अंदाजा था कि बाला के लिए रस्सी किस तरह से कोई जंजीर नहीं है, वो इन्हें तोड़ सकता है। इसीलिए इस तरह की रस्सी का इस्तेमाल किया गया था जो आसानी से न टूटे। जिस आदमी से गवाह किया था वो जरूरत से ज्यादा होशियार था, और इस तरह की होशियारी की उम्मीद वो सिर्फ इंस्पेक्टर रेहान से कर सकता था। लेकिन इंस्पेक्टर रेहान से क्यों गिरफ्तार कर गया, ये सोचकर के दिमाग में आई। और अगर वो इसे गिरफ्तार करेगा भी तो वो इसे यहाँ क्यों रखेगा? वो इसे अपने साथ जेल लेकर जाएगा और फिर बाकी कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। वो समझ चुका था कि इसके खिलाफ कोई गहरी साजिश की गई है। जुमरू भागता हुआ कबीले में पहुंचा, सरदार को ठीक ठाक अपने सामने खड़े देखते ही इसे लिपट गया था। फिर इसके साथ लिपटा वो बुरी तरह से रोने लगा। सरदार शायद इसके जज्बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझता था, इसीलिए इसे अपने साथ लगाए कितनी ही देर ये समझाता रहा कि वो ठीक है। सितारा तुम नहीं थे तो बहुत कुछ खराब हो गया, बहुत कुछ खराब हो गया है। वो बुरी तरह से रोते हुए इसे बता रहा था कि इसके बाद क्या क्या हुआ। लेकिन सरदार इस वक्त ये जानना चाहता था कि बाला कहाँ है। जुमरू मुझे बताओ कि बाला कहाँ है, कब से गायब है बाला, क्या हुआ था वहाँ? वो इसे नरमी से हैंडल करने लगा था, जबकि वो हाँ में साथ ही रहता, इसे सब कुछ बताने लगा कि इस अस्पताल में वो डॉक्टर बेला से हाय हेलो करने के लिए कमरे में गया था, लेकिन वापस ही नहीं आया। जुमरू की बातें सुनकर इसे अजीब लग रहा था, क्योंकि बाला इतने कच्चे हिसाब का मालिक नहीं, हरगिज नहीं था कि कोई भाला इतने कच्चे हिसाब का मालिक हरगिज नहीं था कि यूं कोई चीज इस पर असर करती है वो यूं गायब हो जाता, या फिर यूं किसी बातों में आ जाता। डॉक्टर बेला का बाहर आना, जुमरू को काम के लिए कहना, ये सारी बातें बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा कर रही थी। रियाना करम की बहन रियाना करम जैसी ही महसूस हो रही थी मुझे, शायद नहीं, यकीनन यहाँ कोई ना कोई साजिश की गई है। रियाना करम तुम्हें दूसरों की बहन बेटी की इज्जत का बहुत ख्याल है, देखते हैं तुम्हें अपनी इज्जत कितनी प्यारी है। इज्जत से लेकर आओ रियान की बहन को, याद रखना कबीले की होने वाली भाभी है, इस एहतराम में कोई कमी बर्दाश्त नहीं करूंगा। याद रखना बाला की अमानत है। इसने सामने खड़े डाकू से कहा था, जो फौरन ही इसकी हुक्म पर अमल करने के लिए निकले थे। सरदार तुम्हें लगता है इस लड़की को यहाँ लाने का कोई फायदा होगा? क्योंकि अगर तो इस लड़की ने कोई साजिश की हुई तो डाकू बाला इसे मुंह भी नहीं लगाएगा। जुमरू ने सवाल किया। कबीले का एक असूल है, जुमरू जिसे दिल लगाओ इसके साथ सारी जिंदगी निभाओ, और बाला डाकू ने दिल लगाया इस लड़की के साथ, अब निभाना तो पड़ेगा। पर सुकून अंदाज में कहता वो ऊपर पहाड़ी की तरफ देखने लगा था, जहां दुआम अपने कमरे के बाहर खड़ी नीचे की तरफ झांक रही थी। वह जानता था कि आप दुआम इसके हुक्म के बगैर नीचे आने की गलती कभी नहीं करेगी, बल्कि इसकी सोच के साथ कि इसका डाकू इसे नाराज है, अब वो सांस भी गिन गिन कर ले रही होगी। पहाड़ों के बीच एक गार की तारीखी में रागा डर से तड़प रहा था। इसका एक बाजू लटक रहा था, बेजान और टूटा हुआ। इसके मुंह से सिर्फ अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थी। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। इसका हर लफ्ज दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। इसकी आवाज में ऐसी शिद्दत थी कि कार की दीवारें तक कांप रही थी। बाहर इसके डाकू खामोशी से खड़े अपने सरदार की चीखें सुन रहे थे, खौफजदा और बेबस। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सरदार दिलदार, तुमने मेरे बाजू को तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। रागा की आवाज कार की गहराइयों से गूंज रही थी। इसकी वजह से इस लड़की की वजह से क्या किया है ना इसमें,
इस लड़की की वजह से, इस लड़की की वजह से क्या है इस लड़की में जो तुमने मेरे बाजू को चीर दिया। तुम इस खातिर मुझे अपने सके ताया को मार रहे हो। मैं तुम्हें बताऊंगा सरदार, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और इस लड़की को मैं अपने बिस्तर की खेल बनाऊंगा। इसे तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारी इज्जत पमाल करूंगा। दर्द की शिद्दत से इसकी आवाज फिर उठ गई थी। फिर वो दर्द से हंसने लगा। ये हंसी नहीं थी, ये इंतकाम का एक वहशियाना वादा था। मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा, तुम्हें दुनिया से खत्म कर दूंगा। डकैत कबीले को तुम्हारे सामने मैं जलाकर राख कर दूंगा। तुमने मुझे अपाइश किया है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि रागा डाकू के बाजू तोड़ने की कीमत क्या है। मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे तकलीफ पहुंचाने का क्या अंजाम होगा। इसका पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था, लेकिन आग सर्द होने के लिए इसकी आंखों की आग सरदार के लिए नफरत से बड़ी हुई थी। वो दीवार को कूटते हुए सरदार को मुखातिब कर रहा था, जैसे वो इसके सामने ही खड़ा। इसकी हर चीख इंतकाम की एक नई कसम थी। डॉक्टर बेला कहाँ है? अस्पताल में दाखिल होते ही गरजदार आवाज में पूछा गया। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा किया था, जबकि वो रुके नहीं थे, तेजी से इसकी तरफ चले गए थे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा जोर से खुला और तो मसला डाकू अंदर घुस गए। इनके चेहरों पर नकाब थे, जबकि आंखों में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक आंखों की पाबंदी का जज्बा था। ऑपरेशन कर रही डॉक्टर को असिस्ट कर रही डॉक्टर बेला ने देखा और हैसन के चेहरे को तकने लगी। डॉक्टर बेला, आपको हमारे साथ चलना होगा, सरदार ने आपको बुलाया है। इनमें से एक ने सख्त लहजे में कहा। क्या मतलब है? मैं आप लोगों के साथ क्यों चलूं? मैं भी एक मरीज का ऑपरेशन कर रही हूँ, बाला ने परेशानी से जवाब दिया। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे एक डाकू सरदार का बाला गायब है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे एक डाकू सरदार बाला गायब है और हमें आप पर शक है। दूसरे डाकू ने इसके जवाब को नजरअंदाज करते हुए कहा, यहाँ पर हमारे मरीज हैं, आप लोग वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं आ सकते। दूसरे डॉक्टरों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। हम सिर्फ सरदार के हुक्म पर चलते हैं और किसी का हुक्म नहीं मानते। एक डाकू ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, आप सरदार के हुक्म के खिलाफ जाने की ताकत नहीं रखती। आपको अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। बाला का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। डाकू ने बेला के करीब आते हुए कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मेरी वजह से ऑपरेशन में डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें। इसने अपने पीछे खड़े डॉक्टर से कहा था। मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी और आपके हर सवाल का जवाब मेरा भाई देगा। मैं अपने भाई को फोन करना चाहती हूँ। बेला ने खौफजदा होकर कहती जल्दी से अपना फोन ढूंढते हुए बाहर की तरफ कदम उठाए थे, जबकि वो भी इसके पीछे ही आए थे, क्योंकि यहाँ अंदर ऑपरेशन चल रहा था और मरीज को जानी खतरा था। फोन अब आप कबीले में कीजिएगा। वो जैसे ही लाकर रूम में दाखिल होते हुए अपने फोन तक रसाई हासिल कर पाई थी, डाकू ने इसके हाथ से फोन छीन लिया। मुझे नहीं जाना, बेला ने फिर एहतजाज किया था। हमें आपको इज्जत से लाने के लिए कहा गया है। हमें मजबूर ना करें कि हम आपको हाथ लगाएं। आप हमारे लिए इंतहाई एहतराम के काबिल है। एक डाकू ने कहा, हमेशा कि आपकी साजिश में डाकू वाला गायब है और आपको हर हाल में हमारे साथ चलना होगा। डाकू के इस रवैये ने बाला को डरा दिया। इसने अपने भाई को फोन करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो फोन छीन चुके थे। मुझे कहीं नहीं जाना, इसने दोबारा कहा था। वो क्यों इनकी बात मानती? इसे अपने साथ इस तरह से तो वो इसे अपने साथ टिकट के विले में कैसे लेकर जा सकते थे? वो इसे दहाड़े अगवा करने की बात कर रहे थे। इसने थोड़ा बहुत एहतजाज करने की कोशिश की तो अब एक डाकू ने बंदूक इसके सर पर रख दी और वो डर गई। इसके भाई ने कहा था कि बस लोग सच में इतने खतरनाक हैं कि किसी को भी लम्हे में जान से मार सकते हैं। देखिए, आप हमारे अब मजबूर कर रही हैं, हम आपको जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाएं। हमें आपको इज्जत से लाने के लिए कहा गया है, लेकिन माफ कीजिएगा, आप इज्जत के काबिल नहीं है। एक डाकू ने इसे देखते हुए कहा। तो एक लम्हे के लिए बेबस हो गई थी। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शायद अभी से जाना था। रेहान पर सुकून सा एसी रूम में बैठा हुआ सामने टीवी की तरफ देख रहा था। इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। इसकी नजर मुसलसल बाला पर थी। बाला को होश आया हुआ था, लेकिन वो दोबारा बेहोश हो चुका था। शायद इस कैप्सूल की वजह से जो बेला से दे रखा था वो काफी ज्यादा असरअंदाज था। इसकी वजह से अब तक वो होश वास से बेगाना था। शायद बहुत ज्यादा पावरफुल था। बेला ने बताया था कि एक बड़ा कैप्सूल किसी बड़े ऑपरेशन के दरमियान पेशेंट को दिया जाता है, ताकि ऑपरेशन के दरमियान में होश ना आए। ये ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स के लिए होता है जो इंजेक्शन को प्रेफर नहीं करते। इसकी वजह से बाला ना तो अब तक पूरी तरह से होश में आया था और ना ही यकीनन कुछ समझ पाया था। वो मुसलसल इस पर नजर रखे हुए था। बाला को होश आई तो इसका इरादा इसके पास जाने का था। वो इस वक्त सुकून से बैठा हुआ था कि कुछ ना कुछ तो कबीले की मालूमात इसे बाला से मिल ही सकती थी। रेहान अकरम इस वक्त वहाँ का इंचार्ज था, यानी कि हर चीज़ इसके कंट्रोल में थी। इसने अपनी पुलिस फोर्स में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी थी कि इसके पास कोई डाकू मौजूद है। पहले भी इसने कुछ नहीं किया था और इस पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया था कि रकीब कबीले के खिलाफ साजिश इसने की है। इसलिए अब इसने ये बात बाहर नहीं निकलने दी कि वो डाकू बावला के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है या इसको इसने छुपा कर रखा हुआ है। तो इसके लिए हरगिज कोई मसला नहीं था। अगर बाला यहाँ था तो यकीन कबीले में कुछ भी गलत नहीं होने वाला था, यानी कि ना तो किसी ने मरने के मकानात थे और ना ही किसी तरह की डकैती होने के। तो 9 लोग जो बेकसूर मारे गए थे वो सरदार की क़यादत के बाद मारे गए थे, यानी कि बाला ने क़यादत संभालते ही बगावत की राह ली थी। और अगर बाला इस तरह का सरदार था तो वह एक अच्छा सरदार हरगिज साबित नहीं हो सकता था। इसे सरदार के बारे में जानना था कि आखिर सरदार कहाँ है, कैसा है, जिंदा भी है या मर चुका है। इसे सारी मालूमात निकालनी थी। ये सारी मालूमात इसे सिर्फ और सिर्फ बाला के होश में आने के बाद ही मिल सकती थी। इसलिए वो बाला के मुकम्मल होश में आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बेला के दिए हुए कैप्सूल की वजह से मुकम्मल होश आ ही नहीं रहा था। वैसे तो इसने एहतियाती तदबीर सारी कर रखी थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था।
बाला ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलने की कोशिश की थी। इसका सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो आंखें नहीं खोल पा रहा था। अगर अब तक वो कुछ समझ रहा था तो सिर्फ इतना कि बेला ने इसे धोखा दिया है। इसे जो मेडिसिन दी गई थी वो कोई पेन किलर नहीं बल्कि बेहोशी की थी। इसके बाद इसे यहाँ लाया गया था। यकीनन ये सब कुछ इसके भाई का किया कराया था। यानी कि दोनों बहन भाइयों ने मिलकर इसे पागल बनाने की कोशिश की थी और वो मोहब्बत के मारे पागल बन चुका था। इसे अफसोस हुआ था कि बेला की हरकत पर। वो जानता था बेला अकरम की बहन है, वो इसे ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकता था, लेकिन वो इसके साथ इतना बुरा कर सकती है, इसे ये भी हरगिज़ नहीं लगा था। बेला ने जो कुछ भी किया था इसकी सज़ा तो इसे मिलनी ही थी, लेकिन फिलहाल वो पूरी तरह से होश में आना चाह रहा था। अगर इस पर ठंडा पानी फेंका जाए तो शायद मुमकिन था कि वो होश में आ जाए, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी समझने से कासर था। इसे आंखें खोलना मुमकिन नहीं हो पा रहा था, जबकि दिमाग में कबीला घूम रहा था। अगर कबीले में कुछ गलत हो गया तो, अगर सरदार पर किसी तरह का हमला हो गया तो रागा डोगो किस तरह का इंसान है वो बहुत अच्छे तरीके से समझता था। वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं था। इसे डर था कि इसकी गैर मौजूदगी में वो कबीले पर किसी तरह का हमला ना कर दे, क्योंकि इतना तो वो समझ ही चुका था कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कबीले पर वापस हुकूमत करना है। रागा के प्लान के मुताबिक वो सिर्फ इतना ही समझ सका था कि रागा इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद सरदार के नाम को बदनाम करना था। सरदार ने पिछले 8 सालों में जिस तरह से इस इलाके में अपना दबदबा, अपना रौब और अपने गरीब लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा की थी, वो इसे खत्म करना चाहता था। वो इस कबीले को वापस से ऐसी जहालत में लेकर जाना चाहता था जिस जहालत में वो 8 साल पहले थे। वो इनके कबीले को 8 साल पहले वाला कबीला बना देना चाहता था, जिसका हाकम रागा था और सब कुछ इसके इख्तियार में था। वो सब भी रागा के गुलाम थे। इसके कहने पर सांस लेते थे, इसके कहने पर चलते थे, लेकिन फिर भी सरदार ने बगावत की थी। जिस तरह 30 साल पहले रागा ने से क़यादत छीन कर सरदार के बाबा ने सरदारी संभाली थी, बिल्कुल इसी तरह 8 साल पहले भी रागा के साथ वही हुआ था। और इतना ही नहीं, लोगों ने रागा को जेल पहुंचा दिया था। इसके सारे जुर्म इस पर साबित करके इसे गुनहगार साबित कर दिया था और फिर पुलिस के हवाले भी किया था। इसे उम्र कैद हुई थी, यानी कि इसे मौत भी जेल के अंदर ही आनी थी, लेकिन वो जेल से भाग निकला था। इसे जेल से निकलने में हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त तक गुजर चुका था। इसने सारी मालूमात निकाल ली थी, लेकिन तो सिर्फ इस बात का था कि वो आदमी अपने मकसद के लिए आम लोगों की जान ले रहा था, जो कि बेकसूर थे, और सरदार को ये बात गवारा नहीं थी। और जब तक सरदार होश में नहीं आता, हर चीज़ इसने हैंडल करनी थी, हर चीज़ को इसने संभालना था और वो किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था। इसने अपने सर को ऊपर की तरफ उठाते हुए सर को झटका दिया था ताकि कुछ तो समझ में आए, वो अपने होशो-हवास में वापस आए, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं था। इसे अपने सर में शदीद किस्म का दर्द महसूस हुआ था। इसने सर लकड़ी की कुर्सी से लगा लिया था। डॉक्टर बेला अकरम, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी और इसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा। तुम्हारी ये गलती माफ़ नहीं की जाएगी। सरदार, ये लो, तुमने जिसको बुलाया था इसे हम लेकर आ गए हैं और ये तुम्हारी दवाइयाँ जो डॉक्टर ने लाने के लिए बोली थी और तुम इस्तेमाल करोगे। वो डाकू जो बेला को लेने के लिए गए थे, वापस आते हुए एक दवाइयों वाला बैग सरदार की तरफ बनाने लगे, जिसमें काफ़ी सारी मेडिसिन थी। वो जाने से पहले डॉक्टर से लिखवा कर लेके गया था। सरदार को कोमा से वापस होश में आने के बाद क्या इस्तेमाल करना चाहिए और क्या नहीं, सरदार ने मेडिसिन पकड़कर पीछे खड़ी जुमरू की तरफ फेंकी थी। जाओ ये इसे देकर आओ। इसने बस इतना कहा और पीछे खड़ी डॉक्टर बेला की तरफ देखा, जो कुछ हद तक सहमी हुई कबीले को देख रही थी। वो यहाँ पहली दफा आई थी और जिस हैरत से वो कबीले को देख रही थी, सरदार ने इसे वक्त दे दिया था ताकि कबीले को समझने और जानने का। आखिर यहाँ पर इसे जिंदगी गुजारनी थी, बेहतर है कि वो हर चीज़ को बहुत गौर से देख लेती। सरदार, ये किसको देकर आना है? जुमरू परेशान था। मेडिसिन देखते हुए पूछने लगा तो सरदार ने इसे घूर कर देखा था, जैसे इसने कोई अनोखी बात कह दी हो। मैं यहाँ पर अपना ख्याल रखने के लिए किसको लेकर आया हूँ? यहाँ किसका फर्ज है जो मेरे खाने पीने उठने बैठने हर चीज़ का हिसाब रखने का हक रखती है? इस सवाल पर जुमरू का ध्यान सीधा ऊपर दुआम की तरफ गया था, जो अब बाहर खड़ी हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रही थी कि नीचे क्या हो रहा है। दुआम का तुम कह रहे हो कि ये दवाइयाँ मैं दुआम के हवाले करके आऊँ? जुमरू जैसे बात समझकर पूछने लगा था। कोमा में मैं था या तुम थे जो कोमा से वापस आने के बाद याददाश्त भूल गए हो? आपकी दफा सरदार का लहजा सख्त और गुस्से वाला था। सॉरी सरदार, मैं देकर आता हूँ, बस 2 मिनट, वो कहते हुए फौरन ऊपर की तरफ भाग गया, जबकि सरदार पीछे खड़ी बाला की तरफ मुतवज्जो हो गया था, जो कब से हर तरफ नजरें घुमाई जा रही थी। इसे बाला के ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और इसका खास ख्याल रखो, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब तक बाला वापस नहीं आ जाता तब तक इसे पूरी इज्जत दो। बाला के आने के बाद फैसला होगा कि इसका क्या करना है। सरदार ने बेला की तरफ देखते हुए कहा, हो तो इसकी बात करने का कोई इरादा नहीं था। अभी तक वो अस्पताल वाला वाकया भूला नहीं था, जिसमें इसने इसकी सजन साई के बारे में बहुत गलत बात की थी। इसलिए इसने ना तो इसे महादत किया था और ना इस पर नजर पड़कर इसे देखा था। आइए अब हमारे साथ आइए, हम आपको ऊपर वाले कमरे पहुंचा देते हैं। मीरू से देखते हुए बोला, मैं डाकू बाला के कमरे में क्यों जाऊँ? मेरा इससे क्या तल्लक है? मुझे ऊपर कहीं नहीं जाना, मुझे यहाँ से जाना है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? साफ साफ बताएं। वो गुस्से से बोली। इतने सारे डाकू देखकर इसे खौफ तो महसूस हो रहा था, लेकिन इसका यहाँ मजीद रुकने का कोई इरादा नहीं था। अपने भाई के साथ मिलकर जो बाला के खिलाफ साजिश की है ना, तो मैं इसी का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पर लाए हैं। हम तुम्हारे भाई को फोन कर रहे हैं, वो शराफत से हमारे डाकू को हमारे हवाले करेगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। अस्पताल के CCTV कैमरे से हर चीज साफ हो चुकी है। इस अस्पताल के डॉक्टर जरूर तुम हो, लेकिन वहाँ हुकूमत हमारी चलती है, इसीलिए ना तो कोई बहस करना और ना ही आवाज तेज करना। यहाँ के पहाड़ में भी सरदार दिलदार की आवाज गूंजती है। यहाँ के पहाड़ को भी किसी दूसरे की ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। लेकर जाओ इसे यहाँ से, सरदार ने सख्ती से कहा। तो मीनू ने अब इसको साथ चलने के लिए कहते हुए इसके माथे पर बंदूक रख दी थी। कोई और तरीका नहीं था, वो इसे छूने का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि वो बाला की अमानत थी और सबकी निगाहें झुकी हुई थी। कोई भी इसे नजर उठाकर नहीं देख रहा था, जबकि वो बेबस थी। इसलिए खामोशी से मीरू के पीछे चलते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी, जहाँ पर डाकू बाला का ऊपर कमरा था। नीचे वाले कमरे में जहाँ सबके साथ रहता था, इसे वहाँ हरगिज नहीं छोड़ा जा रहा था, क्योंकि वो वहाँ के लिए नहीं थी, बल्कि वो बाला की अमानत थी। यानी कि इसका घर ऊपर पहाड़ों में ही बनना था, जहाँ
बाकी डाकुओं का था। सभी जानते हैं कि वो कमरा जहाँ बाला नीचे रहता है वो उसका आखिरी ठिकाना है। जब इसकी बीवी आ जाएगी तब वो ऊपर पहाड़ों में ही जाकर रहेगा, जब जहाँ सरदार रहता है। रेयान अकरम के मोबाइल फोन पर अचानक रिंग हुई थी, जबकि वो होश में आते बाला को देख रहा था, जो अपना सर को बुरी तरह से झटके दे रहा था। यकीनन वो होश में आने की कोशिश में था, लेकिन भारी होते चकराते सर के साथ वो अपनी सूरत को काबू नहीं कर पा रहा था। जबकि स्क्रीन पर चमकते सरदार के नंबर को देखकर ने तो वो काम सा गया था। सरदार तो गायब था, मंजर से दूर था, या फिर शायद मर चुका था। तो वो इसे फोन कैसे कर सकता था। इसने गहरा सांस लिया था और फिर फोन उठा दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? इसने खुद को पुरसुकून करते हुए सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम सरदार, दिलदार अदगार बात कर रहा हूँ, आवाज गूंजी, जबकि कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहा रहा था। इंस्पेक्टर कैसे हो तुम? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। वैसे तुम्हारे पास वक्त बहुत होगा ना? वैसे भी करते क्या हो तुम? गैरत नाम की कोई चीज तो तुम्हारे अंदर है नहीं। बहन के बलबूते पर चल रहे हो और कुछ नहीं। मुझे हराने के लिए तो अपनी बहन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है तुमने। वैसे इतने बेगैरत लगते तो नहीं थे। खैर, मैं मजीद बहस में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हारी बहन इस वक्त मेरे पास है कबीले में, और वो यहाँ क्यों है इसकी वजह तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अपनी बहन के साथ मिलकर तुमने बाला की खिलाफ साजिश की। अब देखो ना, जो घटिया हरकत तुमने की है इसकी थोड़ी सी ज्यादा बनती ही है। तुम्हारी बहन इस वक्त मेरे पास है, वहाँ वही बहन जिसके आंचल में बांधकर तुमने ये बेगैरतों वाली हरकतें की है। वैसे पुलिस वाले कमीने होते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम भी ऐसे ही होगे। मतलब बहन का इस्तेमाल किया तुम लोगों ने एक डाकू को पकड़ने के लिए। शर्म नहीं आई, बल्कि शर्म से डूबकर मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। गैरत कहाँ मर गई तुम्हारी कि तुमने अपनी बहन को इस सब चीजों में शामिल कर लिया। खैर, अब तुम अपनी बहन का इस्तेमाल किया है तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा हम भी तुम्हारी बहन का इस्तेमाल कर ले। अपनी बहन की जान अगर प्यारी है तो जरा बाला को लेकर आ जाओ। सौदा करना है तुम्हारे साथ। एक हाथ से अपनी बहन का हाथ थाम कर इसे ले जाओ और दूसरे हाथ से बाला का हाथ मेरे हाथ में थमा जाओ। वैसे सरदार दिलदार कभी किसी चीज में औरत का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसे भाई की गैरत मर गई है तो थोड़ा सा इस्तेमाल कर ही लेते हैं। जल्दी करना, वक्त नहीं है हमारे पास। बिल्कुल बेफिक्र हो, तुम्हारी बहन की इज्जत मेरी इज्जत है। सरदार दिलदार की अभी किसी की इज्जत पर गलत नजर नहीं डालता, और किसी की इज्जत पर गलत नजर डालने वाले की आंखें नोच लेता है। बस जान की धमकी दे रहा हूँ, कहीं मेरे हाथों मार ना जाए तुम्हारी बहन, क्योंकि मेरे कागजों में बहुत गुनाहगार होती जा रही है ये लड़की है। जल्दी करो, मिलते हैं कबीले में। वो कहकर फोन बंद कर चुका था, जबकि दूसरी तरफ रेहान अकरम के तो होश ही उड़ गए थे। इसके तो वहम गुमान भी नहीं था कि डाकू सरदार सिर्फ मंजर से गायब है, दुनिया से गायब हरगिज नहीं हुआ। वो तो इसका वहम में बैठा था कि सरदार के साथ कुछ बुरा हुआ है, जिसकी वजह से वो मंजर से गायब है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ वही उल्टा हो गया था। वो अब तक अपने कानून को यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सारी बातें दिलदार की तरफ से इसके कानून में पड़ी थी। अब क्या करना है वो कुछ समझ नहीं पाता, जबकि बेला की परेशानी से फौरन ही उठने पर मजबूर कर दिया था। वो बेला पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता था। बेला ने अस्पताल में न जाने बाला को बेहोश किया था, इसलिए इसने इस तरह का कोई सवाल नहीं किया था, क्योंकि वो वहाँ पर डाकू का आना जाना बहुत आम सी बात थी। हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पर डाकू आते जाते थे, और इस अस्पताल के लोग डाकू को काफी ज्यादा अहमियत भी देते थे। बेशक वजह तो वो नहीं जानता था, लेकिन रिपोर्ट्स में ये बात अक्सर इनके कानों में तक पहुंची थी कि इस अस्पताल के लोग डाकू को बहुत ज्यादा मानते हैं। इसलिए इसकी ये बात मानने हरगिज परेशान की नहीं थी कि डाकू बाला वहां गया और बेला ने इसे कोई पेन किलर देकर बेहोश कर दिया। यकीन इसे कोई चोट लगी होगी, लेकिन इसे ये सब कुछ बेला के जरिए नहीं करवाना चाहिए था। यकीन बात अगर बेला पर आ गई तो वो बुरी तरह से इन सब चीजों में का शिकार हो सकती है। इसे अपनी बहन पर कोई रिस्क नहीं लेना था। जुम्नू सिर्फ बाहर से सरदार की रवैया पकड़ा के गया था और कहा था कि ये सारी मेडिसिन से वक्त पे देनी है, इसका बहुत सारा ख्याल रखना है। तो हमने जुमरू को कोई अहमियत ना दी थी, सिर्फ इसे दवाइयां छीन कर अंदर ले गई थी। जुमरू के साथ इसकी बेरुखी बरकरार थी। कमरे में आते ही इसने अलमारी से सदा का सबसे पसंदीदा सूट निकाला और फिर से पहनकर अपनी तैयारी करने लगी। इसने सोच लिया था कि अपने डाकू जी को ज्यादा देर खुद से नाराज नहीं रहने देगी। वो कैसे भी इसे मना लेगी। वो जानती कि वैसे नाराज नहीं है, बहुत नाराज है। ना जाने वो इससे नाराज है, बहुत नाराज है। ना जाने वो कौन सा हिसाब किताब करने वाला था। लेकिन फिलहाल खुशी की बात ये थी कि वो होश में आ चुका था। इसके सामने था, इसकी आंखों के सामने बोल रहा था, बातें कर रहा था, गुस्सा कर रहा था। अभी तक मुस्कुराया तो नहीं था है, लेकिन वो ठीक था। उसे ठीक देखकर वो परसुकून हो गई थी। वो खुद को मुकम्मल इसकी पसंद में डाल वो खुद को मुकम्मल इसकी पसंद में डाल रही थी। कपड़े तब्दील करने के बाद इसने अपने रब्बू को सुर्ख लिपस्टिक से सजाया था। आंखों में गहरा काजल डाला था ताकि सदाराते ही इसकी मदहोश कन सरापे में खो जाए और अपनी नाराजगी भूल जाए, हिसाब किताब वाली बात भूल जाए। ना जाने कौन से हिसाब किताब लेने है, लेकिन वो सदार खुद से मजीद नाराज नहीं रहने दे सकती थी। इसने सोच लिया था कि वो कैसे भी करके इसे मना लेगी, और इसे मनाने के लिए इस वक्त किसी भी हद तक जा सकती थी। इसका यूं उठे रहना इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसे अपनी तैयारी मुकम्मल करते हुए वापस से दरवाजे पर जाते हुए नीचे की तरफ झांका तो इसे सदार ऊपर की तरफ आता नजर आया था। वो भागकर वापस आती है, के सामने रुककर अपनी तैयारी को आखिरी टच देने लगी। जिस तरह वो सजदा कर खड़ी थी, इसी यकीन था कि सरदार ज्यादा देर खुद को इससे बचा नहीं पाएगा। बेड पर आकर बैठते हुए वो सरदार का इंतजार करने लगी थी। इसकी निगाहें दरवाजे के साथ बंधी हुई थी। जब इसे सरदार की कदम नजर आई, इसका दिल तेजी से धड़का था। सरदार कमरे में दाखिल हुआ तो पहले नजर आईने के सामने खड़ी दीवार पर पड़ी थी, जो सुर्ख रंग में बेहद प्यारी लग रही थी। इसने इसे सर से पैर तक पूरे इस हक से देखा था। फिर वो खामोशी से इसकी तरफ बढ़ता हुआ बेड की दूसरी जानब आया, जहां वो आईने के सामने खड़ी इसके कदमों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रही थी। इसकी निगाहें शर्म से झुक गई थी, जबकि लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि आखिर इसका डाकू जी पिघल गया है। वो जानती थी कि इसे इससे खूबसूरत लिबास में देखकर वो वैसे भी खुद पर काबू नहीं पाएगा। हाँ, वो नहीं रह सकता था इसके बगैर। खुद पर काबू करना तो बहुत दूर की बात थी। वो जानती थी कि वो अपने डाकू जी को मनाने में कामयाब हो जाएगी। वो इसे मनाने के बाद खूब नखरे दिखाने वाली थी, लेकिन पहले वो पूरी तरह से मान भी तो जाए। ना जाने वो कौन से हिसाब किताब की बात कर रहा था। वो इसे हिसाब किताब तक आने का मौका ही नहीं देने वाली थी। वो पहले ही इसे मना लेना चाहती थी, और वो इसे मनाने के लिए इस वक्त पूरे हथियारों के साथ लेस थी। उफ, अब सरदार को अपने काबू में करने के लिए बस इसकी आंखों का काजल ही काफी था, और वो तो लिपस्टिक से होंठ भी रंगे बैठी थी। इसने अपने बेहद करीबी से खड़े देखा और फिर इसके किसी भी तरह के रद्दमल का इंतजार करने लगी, लेकिन काफी देर तक खुद पर इसकी निगाहों का इशार महसूस करके भी इसकी
तरह से किसी तरह का रद्दमल ना पाकर इसे नरमी से निगाहें उठाकर इसकी तरफ देखा, जबकि वो बिना कोई भी रद्दमल दिए बस इसे देखे जा रहा था। इसके यूं देखने पर तमाम को डर लगा, क्योंकि ना तो वो मुस्कुरा रहा था और ना ही इसकी आंखों में कोई प्यार मोहब्बत था। ये सब कुछ क्या है? यकीन इसका इशारा इसके लिबास की तरफ था। आपकी पसंद का लिबास है, आपके पसंदीदा रंग है, आपको मनाने के लिए कोशिश बेकार है, इस तरह से नहीं मानने वाला मैं। इन तरीकों से मनाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इन तरीकों से सिर्फ सरदार खुश होता है, मानता नहीं है। सरदार को मनाना बड़ा मुश्किल है और इस बात का अंदाजा तुम्हें हो जाएगा। लेकिन हिसाब किताब के बाद कपड़े निकालो मेरे कोई ढंग के। वो गुस्से से कहते हुए वॉशरूम में बंद हो गया था, जबकि दवा में से चाकर भी नहीं कह पाई थी कि इस तरह से मुंह से चू नहा नहीं सकता। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो शावर लेकर बाहर निकला तो दवम के कपड़े तैयार कर चुकी थी। वो जल्दी से अपने कपड़े बेड से उठाते हुए पहनने लगा था, जो कि दवम हैरत से देख रही थी। इसे इतने खूबसूरत लिबास में देखकर भी वो बिल्कुल भी सहमियत नहीं दे रहा था, जैसे वो बिल्कुल भी अच्छी ना लग रही हो। लेकिन वो इस रंग में इसे देखकर पागल हो जाता था। वो हैरानगी से इसे देख रही थी, जबकि कमीज के बटन बंद करते हुए इसने अपनी चादर उठाकर अपने कंधे पर डाली और फिर वापसी के लिए बाहर कदम उठाने ही लगा था कि अचानक ही इसके करीब से गुजरते हुए इसके कमर में हाथ डाले, इसे अपने करीब खींच लिया और फिर जिस अंदाज में उसके लबों पर झुका था, दवम का लगा जैसे इसकी सांसें सीने में ही अटक जाएंगी। वो पूरी शिद्दत से इसके लबों के सारी नरमी चुराते हुए कितनी ही देर इसके लबों को कैद किए खड़ा रहा था। इसकी सांसों की मैं खुद में उतारते हुए एक लम्हे को भी इसे आजाद छोड़ने को तैयार नहीं था। इसकी धड़कनों में इस्तेमाल बर्पा करते हुए इसकी कमर को सख्ती से जगह इसके लबों पर लम्हा तशद्दुद ढहा रहा था। खुद की सारी बेकरारी इसके लबों पर उतार रहा था। काफी देर खुद को सराप करने के बाद वो इसके लबों को आजाद करता पीछे हटाता, इसके लब हाथ दर्जे सुरख हो चुके थे। इसकी सुर्खी देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया, पूरी शिद्दत से इसके होठों पर अंगूठा फेरते हुए इसके लिपस्टिक को अपने अंगूठे से साफ किया, जो थोड़ी बहुत फैल चुकी थी। होंठ साफ करो मेरे। वो जो अपनी सांस तेज होने पर बड़ी तरह से घबराते हुए इसकी चादर थामे खड़ी थी, इसके हुक्म पर हैरत से इसके चेहरे को देखने लगी। इसके लबों पर लिपस्टिक का हल्का सा निशान थे। देखकर ऐसे देख क्या रही हो? मुझे होंठ साफ करो मेरे। तुम्हारी वजह से वैसे भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है पिछले दिनों। ये कौन सी हरकतें कर रही थी तुम? अगर बहुत प्यार आ भी रहा था मुझ पर तो प्यार करके होंठ साफ करके भी तो जा सकती थी। कभी गर्दन पर निशान छोड़ रही थी, कभी लबों पर निशान छोड़ रही थी। इतनी बेखबर थी तुम, जानती नहीं थी तुम्हारी ये करतूत सुबह उठकर बाला देखेगा। इसकी तो है, मैं ठीक से खिदमत करूंगा। जो खिदमत इसने मेरी की है सबका बदला चुकाऊंगा, लेकिन पहले तुम हिसाब दोगी। जो हरकतें तुमने की इन सबका हिसाब देना होगा तुम्हें। अब मुंह क्या देख रही हो? साफ करो मेरे होंठ। वो गुस्से से बोला तो रोने के लिए ही लम्बे कामते हाथ से अपना दुपट्टा इसके होठों पर फेरा था। ठीक से साफ करो, जरा भी निशान बाकी न रहा तो तुम्हारे लिए यहाँ रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। बस सख्ती से बोला था, सख्ती से इसके लबों को अपने दुपट्टे से के किनारे से रगड़ा था। बाकी हिसाब वापस आकर बाकी हिस्सा वापस आकर करता हूँ। जाते जाते एक दफा फिर से इसके होंठों को पूरी शिद्दत से चूमते हुए बाहर निकल गया था, जबकि इसके हिसाब से ज्यादा पाती वो गहरी सांस लेते वहीं बैठ के साथ बैठ गई थी। इसका ये अंदाज तो सचमुच में इसे परेशान कर गया था। अगर वो इसके इतना हिसाब लेने वाला था तो फिर इसका जिंदा बचना मुमकिन ही नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो पहले इस बात का यकीन किया था कि बाला पूरी तरह से बेहोश है। फिर इसके करीब आते हुए इसने पूरी तरह से इसे जानता था। वो होश और हवास की दुनिया से बहुत दूर था। वो समझ चुका था कि इतनी आसानी से इसके कैप्सूल का असर खत्म नहीं हो सकता। वो जानता था कि बेला ने इसे बताया था कि इसका अगर इस कैप्सूल का असर खत्म करना है तो किसी तरह का झटका देना बेहद जरूरी है। यानी कि इस पर अगर ठंडा पानी फेंका जाए या फिर कोई झटका वगैरह दिया जाए तो ही वो आसानी से होश में आ सकता है। इस भाई से सो इससे ज्यादा मसला नहीं था। वो बाला के हाथ खोलते हुए इसे बड़ी मुश्किल से सहारा देकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक बाला ने कहा हाथ इसके गिरबान पर आया और फिर अगले ही लम्हे वो से गले को दबा गया था। रियान को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। इसका अंदाज था बाजार वो होश और हवा से बेगाना था, लेकिन इसके हाथ की गिरफ्त लम्हा तेज होती जा रही थी। वो समझ चुका था कि बाला अपने आसपास खतरा महसूस कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो पूरी तरह से होश में नहीं है। वैसे घसीटते हुए गाड़ी के करीब लाता बड़ी मुश्किल से गाड़ी में फेंकने में कामयाब हुआ था। इसका हाथ इसकी गर्दन पर चाहा निशान छोड़ गया था। वो रिस्क नहीं ले सकता, इसने फौरन ही इसके हाथ को हथकड़ी लगा दी थी। जो अभी तक इसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि बाला का हाथ काफी भारी थे। वैसे से यहाँ आने का कोई फायदा तो नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि इसे पता चल गया था कि सरदार बिल्कुल ठीक है और हो सकता है कि बाला को सामने सरदार बनाकर रखने के पीछे की भी कोई बड़ी वजह ही हो सकता है ये सरदार की कोई मनसूबा बंदी हो या कुछ और है। ये सब कुछ तो अब वक्त ही बताने वाला था, लेकिन फिलहाल यही बहुत बड़ी बात थी कि इसे ये पता चल चुका था कि सरदार बिल्कुल ठीक है। वहां जाकर वो सरदार को ये बता सकता था कि इस दिन जो कुछ भी हुआ वो उसकी मनसूबा बंदी नहीं थी। वैसे वो किसी भी डाकू को जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी वो सरदार को बताना चाहता कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं। वैसे हरगिज कोई धोखा नहीं देने वाला था और ना ही इसका मकसद इसे नुकसान पहुंचाना था। वो सिर्फ और सिर्फ जानना चाहता था कि ये क्या सरदार किसी के साथ ज्यादती कर सकता है, क्या वो किसी बेकसूर की जान ले सकता है। लेकिन वहां पर उल्टा ही हो गया था। अचानक पुलिस वालों ने हमला किया था और अब तक पुलिस वालों ने इसके हमले के पीछे की असल वजह जान नहीं पाया था, जबकि दूसरी तरफ वो इन सब चीजों में बेला को लेकर भी पछता रहा था। बेला को हरगिज इन डाकुओं की नजर में नहीं आना चाहिए था। वो बहुत बड़ी गलती कर चुका था। गाड़ी को फुल स्पीड में आगे ले जाते हुए इसकी नजर सामने पड़े बाला के फोन पर गई, जो बंद था। इसके जहन में अचानक ही बेला की तस्वीर फिर से आ गई, जो बाला के मोबाइल की स्क्रीन पर लगी हुई थी। ऐसा क्यों था वो इस वक्त समझ नहीं पाया था, लेकिन अब इसके दिमाग पर यह चीज बहुत ज्यादा बुरी तरीके से असरअंदाज हो रही थी। इसकी बहन की तस्वीर आखिर बाला डाकू के पास क्या कर रही थी और फिर पेन किलर खिलाने में कामयाब सिर्फ बेला ही क्यों हुई थी। वह डाकू इतने नासमझ तो हरगिज नहीं थे कि किसी के भी कहने से कोई भी पेन किलर खा लेते होंगे। हाँ, इतनी समझ तो वो रखते ही थे कि इस तरह की कोई दवाई इनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। और फिर पेन किलर में तो ज्यादातर गूंदगी होती है, लेकिन
होती थी, यानी कि बाला किसी ने किसी हद तक ये समझता था कि इसे दी जाने वाली दवाई कोई मामूली नहीं है, और फिर मामूली है तो भी गुदगी वाली है, तो इसने कही क्यों? और क्या वो किसी पेन किलर या बेहोश की गोली की पहचान नहीं रखता, या बेला इसे धोखा देकर इसे कुछ और खिला दे और इसे पता भी न चले? वो गहरी सोच में था और सोचे कहीं यहाँ तक इसकी बहन और बाला के इर्द गिर्द घूम रही थी, कहीं बाला की गंदी नजर इसकी बहन पर तो नहीं थी। बेला जिस अस्पताल में पहले काम करती थी वहाँ भी किसी डाकू का बहुत ज्यादा आना चला था, जिसके बारे में इसने बताया भी था। जब रियान ने कहा था कि वो खुद इस डाकू के बारे में पता करेगा, तो बेला ने ये कहकर डांट दिया कि अब इसका अस्पताल ही बदलने वाला है और वो किसी तरह के स्कैंडल में नहीं पड़ना चाहती, बल्कि खामोशी से इस अस्पताल से रुखसत हो जाना चाहती है। तो रिया ने भी इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया था, लेकिन बीच में कुछ तो ऐसा था जो इससे छुपा हुआ था। सरदार बाहर आकर वापस चेयर पर बैठा तो सब इसके दाएं बाएं हो गए थे। फिलहाल वो सबको ही नजरअंदाज कर रहा था, किसी को भी ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा था। हाथी के जुमरू जो बार बार इसके पैरों को हाथ लगाते, पैरों को दबाने की कोशिश कर रहा था, वो पैरों से ही इसे पीछे हटा देता, जैसे इसे सख्त हवा हो। जुमरू, अगर तेरा हाथ मेरे पैर पर आकर लगा ना, तो तेरा हाथ दर्द से अलग कर दूंगा, और यकीन कर तेरा और रागा डाकू से भी तेरा दर्द रागा डाकू से भी ज्यादा होगा। किसी नरमी की उम्मीद मत रखना मुझसे। वो गुस्से से घुटते हुए बोला। तो अब की दफा जुमरू इसके पैरों के करीब बैठा तो गया था, लेकिन इसके पैरों को हाथ नहीं लगाया। तुम नाराज हो हमसे डाकू? एक बुजुर्ग सरदार ने सवाल किया था। फिलहाल मैं किसी के मुंह नहीं लगना चाहता, और बेहतर होगा कि कोई भी मेरे मुंह न लगे। इस वक्त जितना हो सके मुझसे दूर रहो। तुम लोगों के लिए यही बेहतर रहेगा। अभी तक क्यों नहीं आया वो पुलिस वाला? रास्ते में कहीं मरा तो नहीं गया? पता करो इसके बारे में। इसने मीनू को इशारा किया, जिसने फौरन साथ हिलाते हुए अपना फोन निकाला था। सब लोग नोट कर रहे थे कि वह जुमरू से ज्यादा मीरू को अहमियत दे रहा है, और अपने छोटे छोटे काम जो जुमरू से करवाता था आज मीरू से करवा रहा है। हालांकि मीरू का हाथ बंधा हुआ था, चाकू इसके बाजू पर लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने छोटे से छोटे काम मीरू से ही करवा रहा था, जिसकी वजह से जुमरू काफी हद तक जलन में मुब्तला हो गया था। मैं अभी पता करवाता हूँ, सदावा कहते हुए बाहर जाने लगा था, जब जुमरू उठकर खड़ा हो गया। तो यही रुक में पता किया था। उसके भी कहा बरी मैं हूँ तू नहीं। वो गुस्से से कहता बाहर भागा था, जबकि मीरू का उचका कर रह गया था। वो खामोशी से इसके कमरे में आकर बैठ गई थी। बाहर से कबीला जितना पहाड़ी लगता था, अंदर तो इतना ही अलग माहौल बनाकर रखा था। कमरे में एसी चल रहा था, यहाँ तक कि बिजली का सारा इंतजाम था। वो इस कमरे को कमरा नहीं कह सकती थी, क्योंकि ये बाहर के बीच में तराशी ये एक गार थी, जिसके फर्श पर खूबसूरती से कालीन बिछा हुआ था। अंदर बेड लगा था, एक तरफ सोफा था, टीवी, वॉशरूम, हर चीज का अंदाज बाकायदगी से यहाँ रखा गया था। हर वो चीज जो किसी भी इंसान की जरूरत हो सकती है इस वक्त यहाँ पर मौजूद थी। बेला हैरान रह गई इन सब चीजों को देखकर। वो हरगिज नहीं जानती थी कि ये कबीले के लोग इस तरह यहाँ जिंदगी गुजारते हैं। इन लोगों की जिंदगी किसी भी अमीर कबीर इंसान से ज्यादा आयाशों से भरी हुई थी। वो जो दुनिया के सामने सिर्फ डाकू थे, असल में शाही जिंदगी गुजारते। वो तो ये सब कुछ देखकर सिर्फ हैरान हो रही थी। पहाड़ों के बीच इस तरह का घर इसने कभी सोचा भी नहीं था। कमरे का बाहर से बंद किया गया था या नहीं वो नहीं जानती, लेकिन इस बड़े से पत्थर को हटाकर अंदर कैसे दाखिल हुई थी वो खुद भी नहीं जानती थी। बस से ये पता था कि मीरू ने आसपास से कोई बटन दबाया था और फिर से अंदर जाने के लिए कहा था। वो खामोशी से अंदर दाखिल हो गई थी, जबकि मीरू बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया था। इसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। दरवाजा इससे खुला नहीं, और वो ऐसे ये सारे मंजर देखने लगी थी। इसकी ये सारी चीजें बहुत अलग थी। इसके लिए सारी चीज़ें बहुत अलग थी। इसने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था इसे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। वो इन सब चीज़ों को देखकर जितना हैरान होती वो कम था, लेकिन आज क्या होने वाला था ये वो नहीं जानती थी। इसके भाई को यहाँ बुलाया गया था, कहीं वो लोग इसके भाई को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। और बाद में बाला क्या इन लोगों का हाथ लगती है? क्या इन लोगों के हाथ लग जाएगा? क्या इसके भाई ने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं होगा? क्या इसके भाई ने इसके साथ कुछ गलत ना कर दिया हो? इसे यकीन था कि अब तक तो यकीनन बाला को होश भी नहीं आया होगा, क्योंकि जो कैप्सूल इसने इसे दिया था वो हद की आसानी से इसके दिमाग का असर खत्म नहीं होने दे सकता था। लेकिन इसे यहाँ आकर डर लग रहा था। वो आदमी सरदार दिलदार से पहले ही डर में वो आदमी सरदार दिलदार इसे पहले ही डर में मुबतला कर गया था। इसे अपने सामने देखकर से अपनी गर्दन में शदीद तकलीफ महसूस हुई थी। वो अस्पताल वाला दिन अब तक नहीं भूली थी, जबकि आज तो इसने इसके एक साथी को नुकसान पहुंचाया था। न जाने वो आदमी इसके साथ क्या करने वाला था। या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत फरमाओ। आसमानों की तरफ देखती अपने भाई की हिफाजत की दुआएं मांगने लगी थी। इसी वक्त इसके ज़हन पर सरदार का डर बुरी तरह से हावी था। तो गाइस ये थी आज के एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।